नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास कसब। कसब एक प्रेम कथा है। कसब का अर्थ होता है क्या जाने। कसब एक ऐसा प्रेमाख्यान है जिसमें दरिद्र से लेकर दिव्य तक का स्वर मध्य पर ही ठहरता है और इस उपन्यास को सरसता, भावुकता और गजब की पठनीयता से लवरेज करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। इस कथा के जो भी सूझे मुझे शीर्षक विचित्र सूझे, कदाचित इसलिए कि इस सीधी सादी कहानी के पात्र सीधा सपाट सोचने में असमर्थ रहे, या इसलिए कि यहाँ अपने एकाकीपन में न रम पाता हूँ मैं, द्वितीय की इच्छा करते हुए किसी अन्य की कभी पहले की गई ऐसी इच्छा का अनुसरण करते हुए स्वयं सीधा सपाट सोचने में असमर्थ हो चला हूँ। तो विचित्र ही है सूझे शीर्षक, विचित्र ही रख भी दिया है शीर्षक, किंतु मात्र आपको चौंकाने के लिए नहीं। आपकी तरह मैं भी मात्र चौंकाने वाले साहित्य का विरोधी हूँ, बल्कि मुझे तो समस्त ऐसे साहित्य से आपत्ति है जो मात्र यहीं या वहीं करने की कसम खाए हुए हैं। किसी के रचे पर मैं जो रच रहा हूँ, यहाँ एडवर्ड यूगिन बंगलों के इस शांत सुंदर पहाड़ी कस्बे विंसर में, वह एक प्रेम की कहानी है। इस विचित्र शीर्षक की विशिष्टता अर्थवत्ता है उसमें। विचित्र ही है यहाँ सब, क्योंकि मूल कथा संस्कृत में लिखी बेढप सी कादम्बरी है। यूँ अगर आप इस शीर्षक से चौंके हो तो कोई हर्ज नहीं। चौंका होना प्रेम की लाक्षणिक स्थिति जो है। जिंदगी की घास खोदने में जुटे हुए हम जब कभी चौंक कर घास, घाम और खुरपा तीनों भुला देते हैं, तभी प्यार का जन्म होता है। या शायद इसे यूँ कहना चाहिए कि वह प्यार ही है जिसका पीछे से आकर हमारी आंखें गदोलियों से ढक देना हमें चौंकाकर बाध्य करता है कि घड़ी दो घड़ी घास और घाम खुरपा भूल जाएं। चौंक कर जो होता है उस प्यार को समझने में आपका स्वयं थोड़ा चौंका हुआ होना कदाचित सहायक ही हो। अस्तु, प्रेम का पदार्पण किसी सुरम्य स्थल में होता दिखाया जाए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। आज के लेखक भी बहुधा किसी हिल स्टेशन के सुंदर शांत एकांत डाक बंगले में ही प्रेम का प्रस्फुटन होता दिखाते हैं। वहीं पिछले किसी प्रेम से आहत व्यक्ति नूतन प्रेम, नवीन आशा से आंख मिलाता है उनकी कहानियों में। यह कहानी भी हिल स्टेशन नैनीताल में शुरू होती है। नायक नायिका डाक बंगले में तो नहीं, बंगले में जरूर है। बंगला न नायिका का है न नायक का, वह एक खाली बिकाऊ बंगला है जो इन दिनों नायिका के मौसा ने, जो नायक के बहुत दूर दराज के चाचा भी हैं, अपनी बेटी के विवाह निमित्त 4 दिन के लिए ले रखा है। नगरवासी इसे वर्तमान मालकिन के रूप स्वभाव को लक्ष्य पर भी सूढ़ी फूहड़ रानी की कोठी कहते हैं। लेकिन अगर आप नायक की तरह कभी बंगले की ओर फूटने वाली पगडंडी की शुरुआत पर पांगर के पेड़ तले स्थापित पत्थर की काई हटाएं, तो इस बंगले का वह नाम पढ़ सकेंगे जो इस कथा के अधिक अनुकूल है, रांदेवू, संकेत स्थल। नायक नायिका में से कोई भी किसी पिछले प्रेम से आहत नहीं है, लेकिन आहत होंगे अब, ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि एक उम्र होती है आहत होने की और वे उस उम्र में पहुंच चुके हैं। उस उम्र के बाद और उस चोट के बावजूद तमाम और ज़िंदगी होती है, इसलिए लेखक होते हैं, कहानियाँ होती हैं। नायक का नाम देवी दत्त तिवारी है। बहुत गैर रुमानी मालूम होता है उसे अपना यह नाम। यो साहित्यिक प्राणी होने के नाते वह जानता है कि देवदास ऐसे ही निकम्मे नाम के बावजूद अमर प्रेमी का पद प्राप्त कर सका। इससे आशा बंधती है, फिर भी निरापद यही है कि वह अपने को डीडी कहना कहलवाना ज़्यादा पसंद करता है। इस पसंद को कुछ मस्खरे मित्रों ने उसे डीडीटी कहकर पुकारने की हद तक खींच डाला है। कुछ लोग उसे डीडी द मूडी भी कहते हैं, पर इससे उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मूड का इस छोर से उस छोर पर झटके से पहुँचते रहना उसे अपनी संवेदनशीलता का लक्षण मालूम होता है। घर वाले उसे इसी मूड के मारे सूर्या जब जो स्वर साधा तब उसी में अटका रह जाने वाला धती कहते हैं। घर वालों के नाम पर दूर के चचिया, मम्मियाँ, फुफिया, मौसिया रिश्तेदार ही बचे हैं। माँ बाप दोनों इस एकलौते को दुधमुआ ही छोड़ गए थे। नायक 22 साल का है। 2.5 वर्ष के पहले उसने इलाहाबाद से BA पास किया। एक चाचा जी ने कहलार कर उसे AG दफ्तर में क्लर्की दिलवा दी और IAS PCS के लिए तैयारी करने को कहा, मेधावी बालक से। लेकिन साहित्यिक डीडी को यह सब नहीं रास आया। वह 2 ही महीने में बम्बई भाग गया। किसी व्यावसायिक दिग्दर्शक का सहायक है, कलात्मक फिल्में बनाने का इरादा रखता है। इस बीच उसके एकांकियों, कविताओं और कहानियों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विवाह को छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में उदयमान श्रेणी का सितारा माना जा सकता है।
विवाह के लिए मध्यम वर्गीय मानकों के अनुसार वह सर्वथा अयोग्य वर है। प्रेम के बारे में हमारे नायक ने पढ़ा सुना बहुत कुछ है, सोचा भी बहुत विस्तार से है, लेकिन प्रेम कभी किया नहीं है। हलफिया बयान देते हुए अलबत्ता उसे 3 प्रसंगों का उल्लेख करना होगा कि इन्हें प्रेम ठहराने की जिद न की जाए। पहला यह कि कक्का के बीच वाले लड़के मझिलदा की पत्नी के लिए, जिन्हें अपनी सास के शब्दों में चिथड़े किताबें पढ़ने का शौक था, वह उपन्यास कहानी संग्रह लाया करता। बोजियो भाभी इन उपन्यास कहानियों के बारे में विस्तार से उससे चर्चा किया करती। कभी कभी बोजियो उसे वे सपाट से पत्र पढ़वा देती जो दिल्ली से यूडीसी मझिलदादा उन्हें भेजते, और अक्सर वह मझिलदा के नाम पत्र लिखते हुए उससे साहित्यिक परामर्श कर लिया करती। डी लल्ला वह क्या है, 2 नैन मत खाइयो। बोजियो के समक्ष लल्ला अक्सर अपना दुखड़ा रोता और बोजियो कहती, शिवो शिव, शिव शिव बेचारा। एक शाम बोजियो ने अपना दुखड़ा भी रोया और दुखिया सब संसार वाली मन स्थिति में लल्ला के कंधे पर से रख दिया और हटाया नहीं। इसके कुछ ही दिन बाद ही बोजियो के आग्रह पर मझिलदा ने दिल्ली में कमरा रसोई की व्यवस्था करके पत्नी को सास ससुर की अवनहंता सेवा से मुक्ति दिला दी। ये थी प्रथम प्रसंग। दूसरा यह कि डीडी की एकांकी सांझ के मंचन में सुषमा नामक जिस दुबली पतली उदासी छात्रा ने छोटी सी भूमिका की, वह उसके लिए रिहर्सल में रोजाना कुछ टिफिन बनाकर लाती। स्वेटर बुन देने का प्रस्ताव किया उसने, पर डीडी उनके लिए पैसे नहीं जुटा पाया। एक खूबसूरत नोटबुक उसने डीडी को प्रेजेंट की नया नाटक लिखने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की रक्षा बंधन के दिन उसने डीडी को राखी बांध दी। डीडी ने अपना इकलौता टूटा सा पेन इस राखी के एवज में दे डाला कि देने को कुछ और नहीं था, और उसकी आंखें छलक आईं, कुछ अपनी निर्धनता पर और कुछ सुषमा से यह न कह सकने की कायरता पर कि मैं तुमसे राखी संप्रति नहीं बंधवाना चाहता। इत द्वितीय प्रसंग। तीसरा यह कि मौसेरी दीदी की एक सहेली की बहन कमलिनी पिछले साल किसी इंटरव्यू के सिलसिले में बम्बई आई और डीडी पर उन्हें शहर दिखाने की जिम्मेदारी पड़ी। कमलिनी जी हर जगह को देखकर हाउ स्वीट हाउ नाइस कहती। जब बम्बई से विदा होते हुए उन्होंने प्लेटफार्म पर फरमाइश की कि हमें कोई मैगजीन ला दीजिए ना प्लीज़, तब वह फिल्म फेयर खरीद लाया और उसने उस रूपसी से पैसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर रूपसी ने कहा, हाउ स्वीट यू आर डीडी, प्लीज़ राइट टू मी, कभी लखनऊ आओ ना। डीडी ने उसे पत्र भेजा लेकिन उत्तर नहीं आया। इति तृतीय प्रसंग। नायक ने न केवल प्रेम नहीं किया है बल्कि अक्सर अश्रु प्रवाह करते हुए यह तय पाया है कि मैं उन अभागों में से हूँ जिन्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। विधाता ने मुझे इस योग्य बनाया ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार करे। 1 फुट पौने 3 इंच और 135 पाउंड की इस सिंकिया काया से कौन आकर्षित हो सकता है भला। तिस पर निर्धन, विफल, अव्यवहार कुशल, सर्वथा उपेक्षणीय। यूँ कुछ क्षण ऐसे भी आते रहे जब नायक को नायक कुल मिलाकर ऐसा खास बुरा नहीं मालूम हुआ। इस एकांत क्षणों में वह विलायती फिल्म तारिका जिन सिमसम की अपनी प्रेमिका के रूप में गर्म गिली कल्पनाएं करता आया है। नायिका ने न प्रेम किया है न प्रेम के बारे में फुर्सत से कुछ सोचा ही है। इधर वह अलबत्ता कभी कभी सोचती रही है कि अब प्रेम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। उसे 17वां लगा है, पिछले महीने, इंटर के प्रथम वर्ष में है। पढ़ने में उसका जरा भी जी नहीं लगता है और पढ़ने की इच्छा उसे कतई नहीं है। अल्मोड़ा में रहती है वह, जहाँ उसके पिता बनारस विश्वविद्यालय से जल्दी सेवानिवृत्त होकर आ बसे 14 वर्ष पहले। 5 बच्चों में सबसे छोटी है, 4 भाइयों की इकलौती बहना बहनियाँ। संस्कृतज्ञ पिता ने इसका नाम मैत्रेय रखा था। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और जन्म कुंडली में वही नाम सुशोभित है, मैत्रेय शास्त्री। जिस समय पैदा हुई थी पिताश्री एक म्लेच्छ कन्या को देव भाषा ही नहीं वेद भी पढ़ा देने का दुस्साहस कर रहे थे। मालवीय जी के नरोवा कुंजरोवा आदेश पर और वह म्लेच्छ कन्या इस बच्ची को बेबी कहती थी। यह नाम उनके बड़े बेटे को, जो सेना में भर्ती होना चाह रहा था, पूरा अंग्रेज था, पसंद आया था। उसके आग्रह से यही नाम चल भी गया। बेबी अपना नाम सार्थक करने में यकीन रखती है। खिलंदड़ है, लड़कैंधी है, पेड़ पर चढ़ना हो, गुल्ली डंडा खेलना हो, कुश्ती लड़ना हो, कबड्डी खेलनी हो, बेबी हमेशा हाजिर है। उसके बाएं हाथ की छोटी अंगुली क्रिकेट खेलने में टूटी है और वह अब थोड़ी सी मुड़ी रहती है। बेबी बैडमिंटन में जिला स्तर की चैंपियन है। यह बात अलग है कि इस जिले में बैडमिंटन स्तरीय नहीं है। बेबी को इधर बार बार समझाया जा रहा है कि वह अब बच्ची नहीं रह गई है। उसे सिलाई कढ़ाई सीखने और चूल्हे चौके में दिलचस्पी रखने की सलाह दी जा रही है। इस तरह की हर सलाह बेबी पूरी गंभीरता से सुनती है और फिर बहुत उत्साह से घरेलू कामों में अपने सर्वथा अकुशल होने का इतना भीषण प्रदर्शन करती है कि ईजा माता जी माथा पीट लेती हैं।
नौकर चाकर मुस्कुराते हैं और बेबी पहले थोड़ा खींच लेने के बाद स्वयं जी खोलकर हंसती है। बेबी का घरेलू काम करने का एक और भी तेवर है जो कम हैरान परेशान करने वाला नहीं है। बेबी कोई काम अपने जिम्मे लेती है और चूंकि उस काम का कोई भी हिस्सा उससे ठीक से नहीं हो पाता है, लिहाजा हर कदम पर वह नौकरों की या ईजा की सहायता मांगती है। सब्जी छौंकनी हो तो घी कितना डालूं? इतना। यह घी गर्म हो गया देख तो। छौंकूं किससे, हींग से या जीरे से? हींग का यह अंदाज़ा ठीक है? हल्दी कितनी? इतना नमक ठीक है? ईजा कहती है, छी हो, इससे तो तू हमें ही बनाने दिया कर। बेबी कहती है, 24 घंटे कहते हैं घर का काम नहीं करते, करने बैठे तो कहते हैं मत किया कर। इधर बेबी से यह भी कहा जा रहा है कि यह अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा। यहाँ बदनाम कर देते हैं लोग। सलवार कमीज फ्रॉक या हाफ पैंट मत पहना कर, उधम मत मचाया कर, लोगों के सामने फीफी मत कर, साड़ी का पल्लू गिरने मत दिया कर, चौड़ चापड़ रहा कर, 100 में सुशील। बेबी कुमाऊनी शब्द चौड़ चापड़ की हिंदी में व्याख्या करके अपने शरीर को फैलाती है और पूछती है इस तरह, और फिर फीफी हंस देती है। बेबी पर अच्छा असर पड़े इस इरादे से शास्त्री जी ने अपनी एक गरीब सीधी सादी मेधावी भांजी दया को घर में रख लिया है। वह उसे बीए करा रहे हैं, लेकिन बेबी दया के नहीं, दया बेबी के प्रभाव में हो तो हो। इधर कभी कभी बेबी के विवाह की भी चर्चा की जा रही है। पिताजी चारों बेटों का विवाह कर चुके हैं और अब कन्यादान की जिम्मेदारी ही उन पर बची है। बेबी के लिए कुछ योग्य वर प्रस्तावित किए जा चुके हैं, किंतु उसे शादी का नाम सुनकर ही हंसी आती है। हर प्रस्तावित वर का ऐसा खाका खींचती है, इतनी नकलें उतारती हैं कि ईजा आंखें भी तरेरती हैं और मुस्कुराती भी हैं। हाँ, अब तेरे लिए तो किशन भगवान ढूंढने पड़ेंगे, वह कहती हैं। बेबी टिप्पणी करती है, किशन भगवान रिजेक्ट, काले हैं और 100 पहले से ही रख रखी है उन्होंने। बेबी को दर्पण के लिए कम ही फुर्सत मिलती है। सजती संवरती नहीं, कपड़े ठीक से पहनती नहीं, लेकिन जमाने भर में उड़ती है खबर उसके कानों तक पहुंच चुकी है कि बेबी बेहद सुंदर है। जब वह अल्मोड़ा में स्थानिक रिवाज के वशीभूत सड़क के एक कोने में पर्वत पार्श्व में लगभग धस्ती सी चलती है, तब स्थानिक छैला लक्षणा का सहारा लेकर उससे बहुत कुछ कहते हैं और पुलियाओं पर बैठे अवकाश प्राप्त वृद्ध जिज्ञासा करते हैं कि यह किसकी चेली बेटी है, और प्राप्त सूचना अपने परिवार के किसी सुयोग्य चिरंजीव के संदर्भ में नोट कर लेते हैं। तो ऐसे हैं हमारे नायक नायिका। सन 1954 में जब यह कहानी शुरू होती है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि वे ऐसे नहीं जिन्हें आज की विज्ञापन शब्दावली में मेड फॉर ईच अदर कहा जा सके, किंतु आवश्यक नहीं कि परस्पर पात्रता के स्वभाव से हम निराश हो उठें। प्रेम किन्हीं सयानों द्वारा बहुत समझदारी से ठहराई जाने वाली चीज़ नहीं, वह तो विवाह है जो इस तरह ठहराया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मौन ही रहा है प्रेम के विषय में, किंतु कभी कुछ उससे कहलवा लिया गया है तो वह भी इस लोक विश्वास से सहमत होता प्रतीत हुआ है कि असंभव के आयाम में ही होता है प्रेम रूपी व्यायाम। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वे लौकिक अर्थ में एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं। यदि आप प्रेम को काल सापेक्ष नहीं मानते तो सन 1954 का उल्लेख करने के लिए क्षमा याचना करना चाहूँगा। यदि कहीं आप उसे काल सापेक्ष मानते हैं तो मुझे इतना और जोड़ने की अनुमति दें कि यह वह वर्ष था जब स्वाधीन प्रभुता संपन्न भारत ने अपने विकास का प्रथम पंचवर्षीय आयोजन आरंभ किया था। जो काम राष्ट्र कर रहा था वही तब राष्ट्र के विकास सजग नागरिक भी व्यक्तिगत स्तर पर करते रहे हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन कक्का की सुधा नामनी आयुष्मती सौभाग्य कांक्षणी का विवाह हो रहा है, भिसुल रानी की कोठी में उनसे डीडी का रिश्ता स्थानिक शब्दावली में लगड़ता पगड़ता है, अर्थात खींच तान कर जोड़ा जा सकता है, किंतु एक रिश्ता स्नेह का भी तो होता है ना। यह परिवार भी डीडी से बहुत सहानुभूति करता है। सहानुभूति के अतिरिक्त उसे इस अनाथ को कुछ देना नहीं पड़ा कभी, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी नहीं थी कि इस संबंधी से उस संबंधी के घर फुटबॉल की तरह लतियाकार पहुंचाए जाते। बालक को उन्हें कभी अपने घर में शरण देने के लिए बाध्य होना पड़ता। अतएव बालक को लतियाने वालों को लानत भेजने का और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का सुख इस परिवार ने निर्बाध लूटा है। मानने बरतने के अंतर्गत इस परिवार लड़कियां बबली, दी, सुधा और गुड़िया तीज त्यौहार पर प्रत्यक्ष अथवा डाक से उसका स्मरण करती आई हैं। इस परिवार ने यदा कदा एक अनाथ बालक को कोई उपहार देकर भी धन्य किया है। कक्का का छोटा लड़का है बब्बन, हॉकी खेलने और चलाने वाला छैला, जिसे गाने बजाने और अभिनय करने का शौक है और जिसकी कृपा से डीडी मौज मस्ती आकर्षक किंतु आतंकप्रद दुनिया का दर्शन कर सका।
कभी कभी अपने छात्र जीवन में बब्बन ने ही उसे आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया है इस विवाह पर, और सो उद्देश्य बब्बन फिल्मों में नायक गायक बनने के सपने देखता था। एक तरह से बब्बन की बम्बई जाहुजू ही डीडी को साहित्य से सिनेमा में ले गई है। बब्बन को मलाल है कि वह लड़कियों जैसा डीडी तो बम्बई भाग गया और मैं नैनीताल का दादा और हीरो पारिवारिक आर्थिक संकट के कारण यहाँ कलरकी में अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ। जंग लगा रही है यह कलरकी मेरी धींगा मस्ती पर। तो रात जब डीडी भीसुड़ रानी की कोठी में पहुँचा, बब्बन उस पर एकाधिकार बनाए रहा। डीडी को यह अवसर नहीं मिला कि वह उस कमरे में जा सके जिसमें लड़कियां ढोलक मजीरा तबला हारमोनियम लेकर धमाचौकड़ी मचा रही थीं। सकुना देकाजे, सकुना खार और सांझ पड़ी संझा देवी, पाया चढ़िएनो सजौती गाने के बाद अब सिनेमा के गीत चल रहे थे। कोई लड़की सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए पर शायद धृष्ट सा कैबरे कर रही थी, क्योंकि गाती हुई लड़कियों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वे चिल्ला रही थी, बेबी बेशरम। अच्छा होता कि डीडी तब उस कमरे में चला जाता। नायक नायिका का प्रथम साक्षात सामान्य और सुखद परिस्थितियों में हो सकता था तब, किंतु डीडी तब बब्बन के इस प्रश्न से उलझा था, अबे डीडियनवा, बम्बई में बब्बन के लिए चानस भिड़ा रिया कि नहीं। डीडी और बब्बन में अक्सर तराई वालों की हिंदी में नोक झोंक और बातचीत चलती है। डीडी इसी भाषा में बब्बन को यह समझाता रहा कि अभी तो खुद मैं पाँव उसल खा के इमली के पत्ते पर दंड रिया हूँ लल्लू। तराई वाली बोली में भी उसे बम्बई में अपनी नगण्यता का वर्णन उदास करने वाला मालूम हुआ। रात देर तक बब्बन और डीडी बतियाते रहे कोने वाले कमरे में। वे सोए तभी जब कर्नल भुवनचंद्र शास्त्री, जो नायिका के ठुलदा यानी सबसे बड़े भाई हैं, उन्हें फटकार सुनाने और अर्ली टू बेड की फौजी सलाह देने आए हैं। डीडी सुबह देर से उठा। बंगले के सभी बाथरूम उसने घिरे पाए। पिछवाड़े चाचा जी ने ऐसे ही अवसर के लिए टाट और बाँस से एक अस्थायी टट्टी बनवा दी थी। डीडी ने वहीं शरण ली। अब नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार का वर्णन करना है मुझे, और किंचित संकोच में पड़ गया हूँ मैं। भदेश से सुधी समीक्षकों को बहुत विरक्ति है, मुझे भी है थोड़ा बहुत। यद्यपि मैं ऐसा भी दिखता हूँ कि भदेश से परहेज हमें भीरू बनाता है और अंततः हम जीवन के सर्वाधिक भदेश तथा मृत्यु से आंखें चुराना चाहते हैं। जो हो, यहाँ सत्य का आग्रह दुर्निवार है। यदि प्रथम साक्षात की बेला में कथानायक अस्थायी टट्टी में बैठा है तो मैं किसी भी साहित्यिक चमत्कार से उसे ताल पर तैरती किसी नाव में बैठा नहीं सकता। अस्तु। दाएं से जहाँ बंगले से अलग बनी हुई किंतु ढके हुए गलियारे से जुड़ी हुई रसोई है। नायक को चाय के लिए अपनी बुलाहट सुनाई दे रही है। बब्बन चीख कर कह रहा है, अबे ओए डीडीटी के क्या कर रिया है वहाँ बिलायत में मलका विक्टोरिया के धोरे। नायक को अपनी हाजिर जवाबी पर नाज है। वह सोच करके उठता है यह जवाब देते हुए कि तेरी तरियों के मच्छर मार रिया हूँ। बहुत विलम्ब से वह यह खोज रहा है कि टट्टी बनवाने वाले के लिए यह कल्पना असंभव थी कि इससे 6 फुट या उससे ज़्यादा कद वाला कोई इस्तेमाल करेगा। तो नायक अब कुर्ता ठोड़ी के नीचे दबाए इजार बंद के छोर संभाले उठंग है। रसोई के बाहर रिश्तेदारों का मजमा है और बब्बन चिल्ला रहा है, ओए उजबक, सुबह सुनू दर्शन क्यों नहीं कर रिया है। और हाँ, कोई हंस रही है। सोच सोच कर क्रमशः बढ़ते हुए आवेग से यह हंसी रसोई और बंगले को जोड़ने वाले गलियारे से फूट रही है। टट्टी के ऐन पास से तो नायक, जो इजार बंद बांध चुका है, दृष्टि घुमाता है और नायिका से उसकी दृष्टि पहली बार मिलती है। उसका मुंह खुला रह जाता है। जिन सिम्मस नुमा एक अपरिचित लड़की, गोरी चिट्टी, गालों में ललाई, नाक थोड़ी सी घूमी हुई, बाल सुनहरे, आंखें बड़ी बड़ी और चपल। लड़की के हाथ में ट्रे है। ट्रे में चाय का कुल जमा एक गिलास, जो शायद डीडी के लिए है। गिलास हिल रहा है इस हाथ से कंप में। कोई फौजी इस जिन सिम्मस को झिड़क रहा है और नायक धप से फिर बैठ गया है। और जब बैठ ही गया है तब बाकायदा इजार बंद खोलकर ही क्यों न बैठे। वह इजार बंद का एक सिरा खींचता है, लेकिन अफसोस यह गलत सिरा है। गांठ खुलने की बजाय दोहरी हो जाती है। इस तरह गांठ पर लगी गांठ के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं। कुमाऊनी में है माल गांठ की व मार गांठ। नायक सुपरिचित है इस शब्द से, क्योंकि फीता हो या नाड़ा खोलते हुए उससे अक्सर मारगांठ पड़ती आई है। इस मामले में उसका बचपन जवानी में भी बरकरार है। बस इतना ही है कि अब बुआ को आवाज़ नहीं दे सकता कि मार गांठ पड़ गई है, खोल दो। गांठ नहीं खुलती तो जूता या पायजामा खींचतान कर उतारता है। नायक कुछ इस भाव से टट्टी में बैठा हुआ है मानो अपनी जिन सिम्मस का गलत परिस्थितियों में दर्शन करने के अभियोग में उसे यही आजीवन कारावास काटना हो।
वह इस सारे प्रसंग से जितना लज्जित है उतना ही उत्तेजित इस खोज से है कि जिन सिम्मस ने खास उसके लिए अपना एक कुमाऊनी संस्करण प्रस्तुत किया है। अब बाहर चाय पीकर क्यों में लगे लोगों की चिल्लाहट प्रबल हो गई है। नायक सिर झुकाए बाहर आ गया है। हाथ धोकर वह चाय लेने रसोई घर नहीं जा रहा है। पिछवाड़े पिछवाड़े वह बंगले का चक्कर काटकर दूसरी ओर कोई शरण स्थली ढूंढने निकला है। इस यात्रा में उसे सिसुड़ बिच्छू घास चुभ रही है। वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा है जहां से नीचे मुफलिस हो चुके टेनिस कोर्ट की ओर सीढ़ियां उतरी हैं। इसी मैदान में बब्बन सामियाना लगाए जाने की देखरेख कर रहा है। कुछ बच्चे रिसेप्शन के लिए आई कुर्सियों सोफों पर कूद रहे हैं। नायक एक सीढ़ी पर बैठ गया है। उसके मन में दो परस्पर विरुद्ध प्रार्थनाएं झकझोर कर रही हैं। पहले यह कि जो लड़की मैंने अभी अभी देखी इस जन्म में फिर कभी उससे सामना न हो। दूसरी यह कि जब तक सांस चल रही है मेरी तब तक यही लड़की प्रतिपल मेरी आंखों के सामने रहे। प्रेम होता ही अतिवादी है। यह बात प्रौढ़ होकर ही समझ में आती है उसके कि विधाता अमूमन इतना अतिवाद पसंद करता नहीं। खैर सयाना समझदार होकर प्यार कहाँ रह पाता है। तो नायक का एक मन हो रहा है कि अभी यहीं से सीधा भाग जाऊं बम्बई, और एक मन यह हो रहा है कि सारे बंगले में यह कहता डोलूं वह कौन थी, वह कहाँ है, अरे कोई उसे बुलाओ। हमारा नायक किसी वापों में डूबा है। दूसरा सीन शुरू होता है। इतने दबे पांव आई है कोई की आहट तभी हुई जब वह एक सीढ़ी ही ऊपर थी। नायक ने पलट कर एक झलक देखी और फिर झटपट क्षितिज निहारने में जुट गया है, मानो यही उसका पुश्तैनी पेशा हो। चाह रख दीजिए, रख दी, पी लो। पी लूँगा, कब? थोड़ी देर में, ठंडी हो जाएगी। मैं गर्मा गर्म पीता भी नहीं, फूंक मारकर ठंडी कर दूँ भाऊ। अब क्रुद्ध डीडी देखता है जिन सिम्मस को, जो आराम से उसके पास बैठ गई है और उसे इस तरह देख रही है मानो वह कोई अजूबा हो। जिन सिम्मस को उसका क्रुद्ध चेहरा देखकर हंसी आने को हो रही है, क्योंकि इस चेहरे को वह उसी अस्थाई टट्टी से उभरा देख रही है। मन में कहती है अब मुझे हंसाना मत। तब हंसाया तो सुबह सुबह डांट पड़वा दी गंदे। चाय पीते हुए नायक मुंह तोड़ जवाब की तलाश में एक बेतुके जवाब तक पहुंचता है। आपकी वजह से मेरे मारगाट पड़ी गंदी। मारगाट? हाँ मारगाट। मारगाट नहीं जानती, नायक कहता है, और हद हो गई है। कुर्ता उठाकर उस दोहरी गाट का नायिका को कुछ ऐसे दर्शन कराता है मानो वह इजारबंद नहीं उसकी आत्मा हो। नायिका को हंसी का दौरा पड़ता है। नायक को अपनी बेतकल्लुफी और बेपर्दगी का एहसास होता है। कुर्ता गिराते हुए वह सीन पर पर्दा गिराने वाले अंदाज में कहता है, चलिए हम आपके लिए कुछ तो हैं, हास्यास्पद ही सही। वह चाय पीते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगता है। वह दूसरी भी सीढ़ियाँ उतर रही है लेकिन वह पलटकर देखता नहीं है। हास्य क्या? वह पूछती है। हास्यास्पद जिस पर लोग हंसे। नायक मास्टराना अंदाज में जवाब देता है। वह कहती है, अच्छा क्या बच्चे भी हास्यास्पद होने वाले हुए? उन पर भी तो हम हंसते हैं। नहीं, बच्चे हास्यास्पद नहीं होते। नायक अब भी मास्टराना है। लेखक होकर भी कैसे कह दिया हास्यास्पद? बच्चा कहना था ना। नायक रुक जाता है, नायिका से मुखातिब होता है, अपने कद को वृक्षासन में तान लेता है और कहता है, मैं और बच्चा? चाहे जैसे देख लीजिए, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। यह तो गनीमत समझिए आप जैसी मूर्ख कस्बा कन्या को इतनी लिफ्ट दे रहा हूँ। लिफ्ट? प्रश्न में जिज्ञासा नहीं, शुद्ध चुनौती है। LIFT लिफ्ट। नायक प्रश्न को कूढ़म गज की जिज्ञासा ही मानकर अपनी उदंडता का परिचय दे रहा है। नायिका अब उसकी राह छेक कर खड़ी हो गई है, कह रही है, दो क्या? LIFT लिफ्ट। नायिका का हंसी यंत्र शुरू होने को है। उठाकर दिखाओ ना। वह कद्दावर है लेकिन कसरती नहीं। इस बलिष्ठ बालिका को उठा सकेगा? इसमें थोड़ा संशय है उसे। और किसी भी बालिका को सरेआम उठाना उसे नैतिक दृष्टि से भी निरापद नहीं मालूम होता। वह खिसियाकर मुस्कुराता है और कहता है, जाइए, छोड़ दिया बच्ची समझ के, वरना आप जैसे को तो हम छोटी उंगली पर ऐसे उठा दें ऐसे। टेनिस कोर्ट से बब्बन इधर सीढ़ियों की ओर आ रहा है। उसे देखकर नायिका जाने को मुड़ती है। जाते जाते पूछती है दबी जबान में, माना मुनि में भी यही कहोगे गोवर्धन गिरधारी? मामा मुनि फेरों के समय की रस्म है जिसमें वर के सामने वधू की ओर से वैदिक चुनौतियों की एक फेहरिस्त पेश की जाती है। उनमें से एक यह भी है कि वधू को अपनी दाईं ओर से उठाकर बाईं ओर बिठाकर दिखाओ। इस तरह की चुनौतियां महज रस्मी मानी जाती हैं, लिहाजा भली वधुएं खुद ही उठकर इधर से उधर चली आती रही हैं। नायक जानना चाहता है कि नायिका ने यह अंतिम टिप्पणी क्यों की। इसलिए कि वह अपमानजनक शरारत और शरारती अपमान को यह कहकर पराकाष्ठा पर पहुंचाना चाहती थी कि तुम अपनी वधू को मामा मुनि में उठा नहीं पाओगे, या कि यह एक प्रच्छन्न संकेत था कि वहाँ उस मामा मुनि में वधू मैं ही हूँ, ऐसा कुछ इरादा हो चला है मेरा। लेकिन नायक के पास विवेचना के लिए समय नहीं है।
बब्बन आ गया है। चलो इससे नायिका के बारे में कुछ पूछूं, शायद उससे स्थिति स्पष्ट हो, ऐसा सोचता है नायक। बब्बन डियर, ये जो लड़की चाय लेकर आई थी, ये किसकी लड़की है, कहाँ की है? नायक का अंदाजा बुजुर्गाना है, मानो उसका कोई विवाह योग्य बेटा हो और वह उसके संदर्भ में यह जानकारी चाह रहा हो। किसकी आंगनी दाख, बब्बन काज गीत की एक पंक्ति हंसकर दोहराता है। किसके आंगन की द्राक्षा, और कहता है भूल जाओ विरादर, ये अंगूर खट्टे मान लो, समझे? बब्बन डीडी को बेबी का परिचय देता है और विस्तार से समझाता है कि क्यों बेबी डीडी को मिल नहीं सकती। ना मिले, डीडी सिर झटक कर कहता है। तो ऐसे कह रहा है मानो मैंने उससे शादी की बात कही हो। परिचय नहीं था इसलिए पूछ लिया कौन है। ना मिले, बब्बन ने कहा। बिरादर, इसी बात पर सुन यह ट्यून। रेडी 1 2 3। ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, प्रिय तुम ना मिले। हर ना मिले के साथ पियानो पर बैग, फिर ड डा डा ड ड ड डा। मैं आ न सका उस ओर, प्रबल अ प्रतिकूल प्रगति थी धारा की ई हर अ और ई के साथ बांसुरी और वायलिन पर मुर्कीदार अवरोह। बब्बन ट्यून की बारीकियां समझा रहा है। माचिस की डिबिया उसका तबला है, जीभ और ओठ जमाने भर के साज। वह गा रहा है अपनी मुकेश नुमा आवाज़ में, जिसमें मिठास के साथ चुटकी भर बेसुरापन नकसुरापन भी मिला हुआ है। डीडी गाना ध्यान से सुन नहीं रहा है। वह ना मिले उसके दिल के पियानो पर बैंग जरूर हर बार कह रहा है। इस विस्फोट के मध्य उसके मन का एक कोना कतई शांत है और वहाँ बैठकर वह बराबर यही सोच रहा है कि नायिका ने वह टिप्पणी इसलिए की कि वह उसका मखौल उड़ाना चाहती थी, या कि इसलिए कि वह सद्य मुकुलित प्रीत का एक प्रच्छन्न संकेत देना चाहती थी। दोहराव से प्रश्न इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब पूरा का पूरा नहीं कहना पड़ता, केवल या की से काम चल जाता है। पर्याप्त है संशय का यह 2 आखर। इसी को भेजता है वह, जैसे रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो, या जैसे अनवरत मौन जाप का व्रत ले लिया हो। भजता है और बेहबल हुआ जाता है, अबोध की फैसला कर क्यों नहीं पाता। जानता नहीं कि यही 2 आखर उस 2.5 आखर का नींव पत्थर है, और जब पोढ़ा हो जाएगा इसे जपते जपते तब पहुंच जाएगा परम संशय पर, यह मैं हूँ या कि तू है। विवाह और विदा की गहमागहमी में अटक गई है प्रेम कथा। प्रेम कथा है ना, इसलिए अटकाव है। कौतुक प्रीत की बात होती तो यही गहमागहमी 2 जनों की छेड़छाड़ छुआ छुअवल के लिए आदर्श आड़ बन सकती थी। यूँ ऐसा भी नहीं कि छेड़छाड़ हो ही न रहा हो, लेकिन एक तरफा है वह, नायिका की तरफ से है, ऐसा अनुमान मात्र ही कर सकता है नायक। वह शायद नायिका ही थी जो उसके कोट की पीठ पर पर्ची पिन कर गई थी, लंबू लाटा, लाटा यानी गूंगा मूरख। इस पर्ची की वजह से द्वाराचार के समय उसकी हंसी हुई। कन्यादान के समय बीच बीच में उसके टीप मार जाने वाले हाथ शायद नायिका का ही था। फेरों से कुछ पहले रात जब वह गुसलखाने में गया था, तब शायद नायिका ने ही बाहर से साकल लगा दी थी। और सद्या विवाहितों की आरती हो जाने के बाद जब DDU मंडली में अपनी बम्बैया संस्मरणों से रंग जमा रहा था, तब शायद नायिका ने ही उस बच्चे को सिखाकर भेजा था कि जा पूछ दाजू, तुम्हारी बम्बई में मारगाट खोलने की मजूरी क्या मिल जाती होगी। डीडी अनाथ होने के कारण कभी भी मध्यम वर्गीय घरेलू जीवन के केंद्र में नहीं पहुंच सका है। बुद्धिजीवी होने के एहसास ने उसे इस दूरी को बढ़ाने के लिए ही प्रेरित किया है, और बम्बई जाकर तो वह सचमुच इस जीवन से कट ही गया है। विवाह विदा की तमाम रस्मों से उसकी यूं ही दिलचस्पी नहीं, और दाल भात में मसूर चंद बनने में उसे संकोच भी होता है। उसका बस चलता तो वह कोई उपन्यास पढ़ता रहता या सुख की नींद सोता, लेकिन उसका बस चला नहीं है। वह हर रस्म में मौजूद रहा है ताकि उसे देख सके, कोई ऐसा स्पष्ट संकेत पा सके उन आँखों से जो या की करते आरे से उसकी आत्मा से मुक्ति दिला सके। वह हर रस्म में इसलिए भी मौजूद रहा कि आप अपने विचार पर शर्माते हुए सोच सके कि अगर यही बेबी बधू हुई तो उसे इन तमाम बेमतलब रस्मों से गुजरने में कोई ऊब न होगी। बेबी है कि जब भी नज़र आ रही है इस भीड़ भाड़ में तो गुमसुम निगाहों से ही उसे देख रही है। हाँ, गुड़िया और अन्य हम उम्र बहनों के साथ खूब बोल छेक रही है। क्या वह उसके प्रति इसलिए गुमसुम है कि अपनी याकी में उलझी हुई है, या कि वह उसकी उपेक्षा कर रही है, या कि इससे कोई मुक्ति नहीं। कुछ गड़बड़ इस वजह से भी हुई है कि बेबी के सबसे बड़े भाई कर्नल शास्त्री जो फोटोग्राफ उतार रहे हैं विवाह के, गैर कसरती गैर फौजी डीडी से बहुत चिढ़े हुए हैं। उन्हें इस बेरोजगार युवक का अपनी छोटी बहन को यूँ घूरना पसंद नहीं आ रहा है।
वह फोटोग्राफी के बारे में उसकी बिन मांगी सलाह से भी दुखी हैं। उन्हें इस फटेहाल का अंग्रेजी बोलना भी आपत्तिजनक सा मालूम हो रहा है और विचित्र किंतु सत्य कि 5 फुट 11.5 इंच के कर्नल शास्त्री को किसी अन्य का 6'3" होना भी कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। सुबह 10 बजे विदा हुई। उसके बाद शेष दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो किसी गिनती में हो, लेकिन प्रेम जब गिनने बैठता है तो बहुत उदारता से। डीडी ने विदा के बाद उन घंटों में इतनी अधिक बातें स्मृति लेखा में दर्ज की कि उन्हें गिनवाने में ही घंटों लग जाए। बतौर बानगी यहाँ 2-4 बातें बता देना काफ़ी होगा। बारात को विदा करने के बाद जब घराती लोग कुंवर कलेवा के लिए बनाए गए पूरी, सिंगल, गुटके, रायता, चटनी को लंच का दर्जा दे रहे थे, तब बेबी ने डीडी को एक पूरी दी और धीमे से कुमाऊनी में कहा, ये किसी की बनाई हुई और जूठी की हुई है, ज़रूर खा लेना। हाँ। और जब उसने चटनी लगाकर खा ली तब बेबी ने मानो हवा से कहा, गुड बाय गुड बाय। गुड़िया ने पूछा, कौन हो रहा है गुड बाय? बेबी ने आंखें नचाकर कहा, जो है वही हो रहा है, और कौन होगा। इसी लंच के दौरान जब डीडी बब्बन से गीता बाली के रूप और अभिनय की प्रशंसा कर रहा था, तब खाना परोसने में व्यस्त बेबी पहले तो ऐ बैरी बलम सच बोल रे, इब क्या होगा, गीता बाली की ताज़ा फिल्म का यही गीत गुनगुनाती रही। फिर उसने कहा, गीता बाली कितनी मोहिली है ना, मैं जो बम्बई में होती तो उससे अब तक शादी कर रखती। पता नहीं क्या सुखदेव मुनि है वहाँ के लड़के क्या। भोजन के बाद बेबी ने डीडी को पान का बीड़ा अपने हाथों से लगा कर दिया। बीड़ा देते हुए उसकी अंगुलियां डीडी की अंगुलियों से छू गईं। छुअन के क्षण नायिका और नायक की निगाहें मिली। नायिका मुस्कुराई और उसने दबे स्वर में पूछा, करंट तो नहीं लगा? पान में चूना बहुत तेज था, तंबाकू बहुत ज़्यादा। डीडी का मुंह कट गया। उसे हिचकियाँ आती रहीं। बेबी ने उसे पानी का गिलास ला कर दिया और हिचकियाँ आने के संदर्भ में कहा, गीता बाली याद कर रही होगी। जिन सिम्मस, डीडी ने पानी पीकर उद्घोष किया। गीता बाली नहीं, जिन सिम्मस, जो होगी तुम्हारी है घोड़े की जिन। बेबी ने मुंह बिचकाया। दोपहर जब सब लोग खा पीकर अलसा रहे थे, बेबी और उसकी हम उम्र लड़कियां एक कमरा बंद करके दबी जबान में बातें कर रही थीं और खिखिया रही थीं। बगल के कमरे में बब्बन और बेबी के ठुलदा कर्नल भुवन चंद्र शास्त्री के साथ लेटा हुआ डीडी यह जानने को मरा जा रहा था कि बातचीत का विषय क्या है। सहसा बेबी ने आवाज़ उठाकर नायक को सुनाने के लिए कहा, सबसे भला यह है कि कोई लाटा मिल जाए। लाटा यानी गूंगा यानी बुद्धू यानी डीडी। बेबी की टिप्पणी पर भीतर ठहाका बुलंद हुआ और कर्नल साहब ने उठकर अपनी बहन को फटकार सुनाई। तीसरे पहर चाय पीने के बाद संगीत मंडली जमी। बब्बन और उसकी छोटी बहन गुड़िया तो खैर अच्छा गाते ही हैं, बेबी की आवाज़ भी सुरीली है। उसने एक फिल्मी गीत सुनाया। महफिल में जल उठी समा। डीडी से गुड़िया ने अनुरोध किया कि कुछ गाए और बब्बन ने सख्त ताकीद की कि बहुत से गानों की एक एक पंक्ति गाकर बाकी याद नहीं है, कहने वाला अपना नखरा मत दिखाना। डीडी ने बहुत सोचा और फिर एक कुमाऊनी गीत गाया। यह भी तो उसे पूरा याद नहीं था, लेकिन इसकी एक पंक्ति ही काफ़ी थी। तेरो जूठो मैं नहीं खाच्यू, माया ले खवायो सुआ। तेरा जूठा मैं नहीं खाता, प्रीत ने खिलवा दिया सुग्गी। नायक की आवाज़ थोड़ी महीन है, ऐसी चीखने चिल्लाने वाली मुर्कीदार बंदिश में चल जाती है। नायिका सुनकर मुस्कुराई और फिर उसने एक विचित्र सी टिप्पणी की। वह पूरी तो दया दी की जूठी की हुई थी। इस टिप्पणी पर गुड़िया हंसी, बाकी लोग विस्मित हुए। नायक ने गाना बंद कर दिया। आगे की पंक्तियाँ उसे याद नहीं थी। गुड़िया और बेबी दोनों से पूछा गया कि उस टिप्पणी का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने सिवाय खिलखिलाने के और कोई उत्तर नहीं दिया। कर्नल साहब नाराज हुए। मंडली बर्खास्त हो गई। नायक हाथे ही रेलिंग पर झुककर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बेबी और गुड़िया आई। उनके साथ दुबली पतली, तीखे नाक नक्श और उदास आंखों वाली जन्म जन्म की साइड हीरोइन नुमा एक लड़की थी। परिचय दिया गया कि यह दया है, बेबी की ढोली गांव ब्याही बूबू बुआ की बेटी। दया पैलागा करने को झुकी। डीडी ने रोका। गुड़िया ने दया का गुणगान किया, कितनी सुघड़ और होशियार है। बेबी ने गुणगान किया, साहित्य अनुरागी है, डीडी का समस्त साहित्य पढ़ चुकी है, हिमानी नाम से कविताएं लिखती है। इसकी एक कविता सुमित्रा मम्मा ने पसंद की, संगम में छपने भेजी है। दया से अनुरोध किया गया कि कविता सुनाए। दया ने कहा कि मैं कभी कविताओं वाली कॉपी ही दे दूंगी, याद मुझे नहीं रहती, सुनाना मुझे आता नहीं। अब गुड़िया ने डीडी का गुणगान शुरू किया। दया ने कहा कि रसोई में मेरी राह देख रहे होंगे।
दया के जाने के बाद गुड़िया और बेबी एक दूसरे की ओर देखकर हंसती रहीं। फिर बेबी ने नए सिरे से दया का गुणगान शुरू किया। इस बातचीत का उद्देश्य समझकर अपने याकी का सर्वथा अप्रत्याशित उत्तर पाकर नायक विह्वल हुआ और विह्वलता ने उसे धृष्टता प्रदान की। वह सीधा और साफ बोला, मुझे होशियार लड़कियां पसंद नहीं हैं। कभी मेरे लिए लड़की ढूंढने ही बैठो गुड़िया तो बुद्धू सी ढूंढना। बुद्धू सी कैसी? गुड़िया ने हंसते हुए कहा, ये हमारी बेबी जैसी। और नायक ने बहुत मासूमियत से सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। नायिका ने नायक के सिर हिलाने की नकल उतारी और फिर उसे हंसी का दौरा पड़ गया। गुड़िया के गले में हाथ डालकर वह हंसती हंसती टेनिस कोर्ट की ओर भाग गई। नायक ने पीछा नहीं किया, करना चाहिए था। गोधूली डीडी बंगले के सामने जंगली गुलाब के झाड़ के पास खड़ा हुआ था। सोने बरामदे में बेबी आई और हूँ हूँ करके एक धुन गुनगुनाने लगी। छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। डीडी को जवाब में कुछ गुनगुनाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसी फिल्म का कभी आर कभी पार लगा तीरे नज़र गुनगुनाए, नहीं, यह उसके प्यार की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। तो यद्यपि रात अभी हुई नहीं थी, नायक गुनगुनाया पंकज की एक धुन, ये रात, ये मौसम, ये हंसना हंसाना। नायिका ने स्वयं चुप होकर नायक का गुनगुनाना सुना और फिर उसके साथ साथ अंतरा स्वयं भी उठाया, उससे कहीं बेहतर स्वर में। अब नायक चुप हो गया और नायिका को अपलक आंखों से सुनते हुए नायिका की ओर बढ़ता गया। जब वह बिल्कुल करीब आ गया तब उसने गुनगुनाहट को शब्द भी दे दिए, तुम्हारा मेरे साथ ही हो गुनगुनाना, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना भुलाना। नायिका हंसने लगी और तभी बब्बन ने आकर टिप्पणी की कुमाऊनी में, ठहरो ठहरो बच्चों, अभी भुलवाते हैं बेबी के ठुलदा। नायिका ने हथेली उल्टी करके अपना मुंह नाक ढाँप लिया कि यही अदा है उसके झूठ मूठ लजाने की। रात खाना खाने के बाद डीडी और बब्बन बंगले के बाजू अंधेरे में बुजुर्गों से छिपकर धूम्रपान का सुख लूट रहे हैं। तभी पास एक कमरे की बिजली जलती है। दोनों सिगरेट हथेली में छिपा लेते हैं। कमरे की खिड़की पर बेबी प्रकट होती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। बब्बन उससे बिजली बुझाने को कहता है। अब नायक सुनता रहा कि उस अंधेरे कमरे में नायिका बच्चे को चूम रही है बार बार और एक अंट संट लोरी बनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। इस लोरी में एक शब्द का बारंबार उपयोग किया जा रहा है, लाटा। उस रात सब जल्दी सो गए, थके जो थे, लेकिन नायक को नींद नहीं आई। वह देर तक साथ लेटे बब्बन को बातों में उलझाए रहा, लेकिन आखिर वह भी 2-4 लंबी उबासियां लेकर सो गया। रसोई घर से जूठे बर्तन मांजे जाने की आवाज़ आनी भी बंद हो गई। नायक उठा और बंगले के अहाते की रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। नीचे, बहुत नीचे ताल की रोशनियां नजर आ रही हैं। नायक ने चाहा कि कोई और भी उठकर आए और इसी तरह चुपचाप इन सुदूर रोशनियों को देखता रहे। दो लोग 2 घड़ी साथ साथ इतना अकेलापन अनुभव करें कि फिर अकेले न रह पाएं, लेकिन कोई नहीं आया। और नायक ने तब अनुभव किया कि अकेलेपन में भी कुछ है जो नितांत आकर्षक है, सर्वथा सुखकर है, लेकिन अफसोस कि उसे पा सकना अकेले के बस का नहीं है। उसने सिगरेट रेलिंग पर मसल कर बुझा दी, एक गहरा निश्वास छोड़ा और फिर ठंड में सिहरते हुए गुनगुनाया, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना। और उसे लगा कि प्यार एक उदास सी चीज़ है और बहुत प्यारी सी चीज़ है उदासी। कमरे की ओर लौटते हुए उसका पाँव एक गमले से टकराकर छिल गया। उसके हाथ पाँव अक्सर इसी तरह चीज़ों से टकराते रहते हैं। शायद इतनी ऊंचाई से उसकी आंखें नीचे आई रुकावटों को देख नहीं पाती हैं। अब वह उदासी नहीं, आहत भी था। उदास और आहत दोनों होना उसे कुल मिलाकर प्रेम को परिभाषित करता जान पड़ा। नायक ने विदा के बाद उन घंटों में कम से कम 50 बातें याद रखने लायक मानकर मन में अंकित की। उनमें से कुल 5 और 100 भी संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक विस्तार में चला गया हूँ। नायक के लिए रही हो, लेकिन हमारे आपके लिए क्या सचमुच ऐसी बातें उल्लेखनीय या स्मरणीय है? यह भी सोचना पड़ता है कि जब यही अथवा इनसे मिलती जुलती बातें पहले के साहित्यकार लिख गए हैं, आज के मनोवैज्ञानिक विश्लेषित कर चुके हैं, तो मैं इन्हें दोहरा समझाकर आपका अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट करूं? अगर भावनाओं के वैज्ञानिक सूत्र बन गए होते, अगर भावनाओं का जैव रसायन स्पष्ट हो चुका होता, या अगर आप और मैं मान चुके होते मन से कि प्रेम को वही जानता है जो समझ गया है कि प्रेम को समझा ही नहीं जा सकता, तो मुझे यह सब झंझट नहीं करना होता। सचमुच 2.5 आखर से काम चल जाता। संप्रति मैं ब्योरे में जाने को बाध्य हूँ। ब्योरे को ही भावना मानने के लिए अभिशप्त हूँ। यही कह आपसे अनुग्रह की याचना कर सकता हूँ कि नायक अपने अनुभव को इसलिए अद्वितीय मानता है क्योंकि वह एक मानवीय इकाई है और हर मानवीय इकाई अद्वितीय है। चाहे अनगिनत प्रेम कहानियाँ लिखी जा चुकी हों, इस नायक विशेष की प्रेम कहानी नहीं लिखी गई है।
अस्तु। तो अगले दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक डीडी ने 125 बातें और 25 दृश्य अपने मन में अंकित किए। बातों को छोड़ ही दे। प्रेमी जिन्हें दर्ज करते हैं उन बातों के संदर्भ में यही प्रतिक्रिया होती है कि यह भला कोई बात है। अब देखिए ना, नायक ने एक बात यह नोट की कि नायिका ने उस दिन जो 2 पोशाकें पहनी, दोनों का रंग गुलाबी था और गुलाबी नायक का चहीता रंग है। यह एक संयोग भी तो हो सकता था, या कि वाद के दुराग्रह में यह सोचने की क्या ज़रूरत है कि यह महज संयोग है, या कि गुड़िया से बेबी को यह जाना है कि गुलाबी डीडी दाजियों का प्रिय रंग है और इसलिए वह गुलाबी पोशाकें पहने हैं। और एक बार सोच भी ले तो इस ओर ध्यान क्यों न दे कि इससे पहले दिन अगले दिन नायिका ने गुलाबी पोशाक क्यों नहीं पहनी। 25 दृश्यों के प्रसंग में यह निवेदन करने की अनुमति चाहूँगा कि डीडी को अब यह भ्रम हो चला है कि वह डीडी नहीं, परमात्मा द्वारा लिखित और दिग्दर्शित एक प्रेम प्रधान फिल्म का नायक है, अनाड़ी और अनिच्छुक सा नायक। यह समझते हुए परमात्मा ने नायिका की भूमिका में जिन सिम्मस को उतारा है कि शायद इसी से प्रेरित होकर नायक बढ़िया अभिनय कर सके। परमात्मा की इस फिल्म की शूटिंग में रीटेक नहीं होता। नायक ने अपने सभी स्नायुतार कस डाले हैं कि परमात्मा को निराश न करे। 25 के 25 दृश्य यहाँ दिखाना ज्यादती होगी। परमात्मा की फिल्म पर कैंची चलाने की दृष्टता पर केवल 4 दृश्य दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। सुबह बंगले का कोने वाला छोटा कमरा, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन कमरे से लगे बाथरूम से नल चलने की और नायक के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। वही सिग्नेचर ट्यून हमें भूल जाना। नायिका कमरे में आती है, मेज पर खुली पड़ी किताबें उठाती हैं, अटक अटक कर उसका शीर्षक पढ़ती है, हाउ ग्रीन वाज माई वैली। अपने पल्ले नहीं पड़ती ये बातें। कुछ ऐसा भाव जताते हुए वह पुस्तक फिर मेज पर रख देती है और कहती है, पंकज मलिक चाह पेला। नायक तौलिए से मुँह पोंछते हुए कमरे में आता है और कहता है, जरूर पियेंगे कानन बालाजी, आज हमें आपने बेटी उर्फ मगन चाह देकर ही टरका दिया। बेमानती हुई सरासर। दूसरी बार वाला मगन चाह हमें मिला ही नहीं। मगन चाह की अंग्रेजी क्या ठहरी? नायिका मुस्कुराते हुए पूछती है। ए कप दैट चीयर्स, नायक जवाब देता है। कुछ खाने को? नायिका जाते हुए पूछती है। खास इच्छा नहीं है, कोई बढ़िया सी चीज़ हो तो नीयत बिगाड़ी जा सकती है। अपना खोपड़ा ले आऊं? वह तो थोड़ा सा खा लोगे? नायिका दरवाजे पर रुककर घूमकर पूछती है। शौक से ले आ सकती हैं अपना खोपड़ा, उसे खाने में बदहजमी का कोई खतरा नहीं। नायिका चली जाती है। नायक एक क्षण मुस्कुराता रहता है, फिर हाउ ग्रीन वाज माई वैली उठाकर पढ़ने लगता है। वह इस उपन्यास में पूरी तरह डूब गया है। कथानक के अनुसार उसके चेहरे पर भाव आ जा रहे हैं। कभी कभी तो वह उसकी कोई पंक्ति उचार भी देता है। हंसी का प्रसंग आता है तो हंसता है, रुलाई का प्रसंग आता है तो रुआंसा हो जाता है। यही ढंग है उसका कहानी उपन्यास पढ़ने का। ऐसे में उसे कोई देख ले तो यही कहेगा, पगला कहीं का। उसे अब कोई देख रही है, लेकिन कथानक में उलझा हुआ वह दीन दुनिया से इतना बेखबर है कि देखने वाली को देख नहीं पा रहा है। वह यह भी नहीं सुन पा रहा है कि वह जो आई है कह रही है चाह। नायिका आवाज़ उठाकर दोहराती है चाह। स्वर नायक के कानों में पहुंचता अब जरूर है, लेकिन मस्तिष्क उसे विश्लेषित करने से इनकार कर देता है। लिहाजा किताब पर से आंख हटाए बगैर वह पूछता है, चाह। नायिका चीखती है। चाय और नायिका दोनों की सुखद उपस्थिति अब उसका मस्तिष्क अंकित करता है। वह सक्रिय होता है, चहक कर कहता है, चाह। आहा, कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होता है। उसकी उत्साही हथेली गिलास को थामती नहीं, थप्पड़ सा मारकर गिरा जाती है। चाय गिर जाती है नायक की अंगुलियों पर, नायिका के पाँव पर, फर्श पर। नायिका पाँव झटकते हुए सिसकारी भरती है। नायक उंगलियां झटकता हुआ सॉरी कहकर क्षमा मांगने की औपचारिकता और चीख मारने की व्यवस्था दोनों का निर्वाह करता है। गंदा कर दिया ना फर्श, नायिका कहती है। अब बब्बंदा रिसियाएगा। सवेरे उठकर उसने झाड़ू पोछा कर रखा है। नायक बब्बन के सफाई खब्द से सुपरिचित है, तो वह इधर उधर देखता है और फिर मेज पर से एक कागज़ का टुकड़ा उठाता है और फर्श से चाय पोंछने की कोशिश करता है। इसे कहते होंगे तुम्हारे बम्बई में पोछा लगाना, नायिका प्यार भरी व्यंग फटकार सुनाती है। वह भीतर जाकर पोछा लाती है और फर्श पोंछ देती है, और तब फर्श पर बैठी हुई नायिका अपने अंगूठे से जरा ऊपर उभर आया एक नन्हा सा फफोला लख करके कहती है, जलाना ही आने वाला ठहरा गंदे। नायक थोड़ा पसोपेश में है। उसे यह कहना है कि मैं भी तो जला हूँ, या कि क्षमा याचना करनी है। आप, वह कहता है, इस पर जल्दी कुछ लगा लीजिए ना, हल्दी और गोले का तेल या जम्बकिया। नायिका अपनी बडरी अखियाँ अपने अंगूठे से उठाकर उसके चश्मे पर जमाती है और पूछती है,
यह आप क्या लगा रखी? मैं देश वाली हूँ कोई। कुमाऊनी आत्मीयता को तू तड़ाक में विश्वास है और आप संबोधन वह देश वाली यानी मैदानी लोगों को मुबारक करती है। ऐसा स्मरण कराए जाने पर अब नायक कहता है आप, आई मीन तुम। नायिका उसकी बात काटकर संशोधन करती है, तू, आई मीन तू। नायक कहता है खासे संकोच से, तू। नायिका आंखें बंद करके सिर हिलाकर नायक का अनुमोदन करती है, फिर कहती है मेरा नाम आई मीन तू, तेरा नाम आई मीन मैं पगली की तू पगला। नायक कहता है मैं और तू होश में, बाकी सारी दुनिया पगली, कहता है और वहीं फर्श पर उकड़ू उसके पास बैठ जाता है। नायिका अपना चेहरा अंगूठे की ओर झुकाती है और जीभ लपलपाती है, कहती है जानवरों का भला हिसाब, चोट लगी चाट लो। मेरे कहने का मतलब मुझसे तो चाटा ही नहीं जा रहा है। फिर वह नायक की ओर नज़र उठाती है और पूछती है चाट देगा तू? नायक तय नहीं कर पाता कि बात शुद्ध मजाक में कही गई है कि थोड़ी गंभीरता भी है उसमें। प्यार सतत परीक्षा का एक क्रम है, ऐसा मानते हुए नायक नज़दीक आकर अपना सिर उसके पांव पर झुकाता है और दृष्टि फफोले पर जमा देता है। वह मानो उस पर ही नहीं अपने पर भी यह प्रकट नहीं होने देना चाहता कि फफोला देखने झुका है या चाटने। खुक खुक खिक। नायिका की हंसी में भी अनिश्चय है। उसने अपने बदन का भार दोनों हथेलियों पर डालकर सिर पीछे की ओर कर लिया, मानो फफोले वाले क्षेत्र नायक के लिए निर्बाध छोड़ देना चाहती हो। नायक का चेहरा झुका हुआ है बगैर उसे पूरी तरह उठाए। अब वह नायिका को देखने की कोशिश करता है। दुस्साध्य है दृष्टिकोण, लेकिन सर्वथा दर्शनीय और स्मरणीय है। वह सब जो दिख रहा है, होनी की प्रतीक्षा में प्रफुल्ल चेहरा, हंसने में खुला मुंह, चकित किंतु उपकृत चितवन, उष्मा की धौकनी बने उरोज, साड़ी उठने से उगरी टांगे और एक नन्हा मुन्ना सा फफोला। यह फफोला मेरा दिया हुआ है, मेरा है, ऐसा कहता है नायक मन ही मन अपने से। झुकता चला जाता है वह और उसके होंठ छू जाते हैं उस फफोले से। तब खिलखिलाती है नायिका, लाड़ भरे लेकिन मजबूत हाथों से धकियाती है नायिका और इस क्रम में बहुत पास आ जाते हैं उसके होंठ नायक की नाक के। अपनी जीभ निकालती है वह, नायक की लंबी तीखी नाक के कोने से जीभ छुला जाती है। बछड़ा कहती है और उठकर भाग जाती है वो। उसे रोकने की कोशिश में नायक फर्श पर लंबा हो जाता है। उसकी दीठ देखती है, एक ओझल होती जाती पीठ, लेकिन ओझल होकर भी वह ओझल नहीं होती। दोपहर, बंगले का धूप खिला बरामदा, कैरम जमा हुआ है, एक मेज पर बोर्ड, उसके चारों ओर कुर्सियों पर 4 खिलाड़ी, बब्बन, बेबी, गुड़िया और बेबी के फौजी अफसर भाई। गुड़िया कुछ अनाड़ी है, बाकी सब खिलाड़ी हैं। ये लोग जितना खेल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा शोर कर रहे हैं। बब्बन और बेबी बेहतर खिलाड़ी हैं, इसलिए उनमें ज़बरदस्त प्रतिद्वंदिता है। नायक थोड़ा अलग हटकर एक मूढ़े पर बैठा पत्रिका पढ़ रहा है। उसे खेल से कोई दिलचस्पी नहीं। खेलों के मामले में वह कतई अनाड़ी है। उसे नायिका से दिलचस्पी जरूर है और अक्सर वह अपनी निगाहें पत्रिका से उठाकर नायिका पर जमा देता है। कभी कभी नायिका भी देखती है उसकी ओर और जब भी वह देखती है भाई साहब उसे झिड़क देते हैं, खेल पर ध्यान दे। भाई साहब को किसी से मिलना है नैनीताल क्लब में। उनके चले जाने पर चौकड़ी पूरी करने की समस्या। नायिका नायक से अनुरोध करती है। बब्बन हंसता है, यह क्या खेलेगा? नायक पत्रिका बंद करके खेलने बैठ जाता है। नायिका नहीं जानती कि नायक कितना अनाड़ी है, इसलिए बब्बन से पिक्चर दिखाने की बाजी बदलेती है। नायक वैसे ही अनाड़ी है। बदाबदी से उत्पन्न घबराहट उसका खेल और भी बिगाड़ दे रही है। और सवा सत्यानाश यह है कि उसके पाँव पर एक पाँव पूरी ताकत से जमा हुआ है। यह पाँव वह झुककर देख चुका है, नायिका का है, जो उसने अनजाने में रख दिया है या की। बब्बन बराबर तराई वाली बोली में नायक के खेल पर टीका टिप्पणी करके काम और बिगाड़ रहा है। अब बाजी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। बब्बन वगैरह की 2 और नायिका वगैरह की 1 गोट बची है। क्वीन भी ली जानी है। नायिका क्वीन ले लेती है पर कवर नहीं कर पाती है। इसके बाद गुड़िया की बारी आती है। वह बब्बन के निर्देशन में क्वीन ले लेती है, कवर भी कर लेती है, अंतिम गोट नहीं डाल पाती है। लेकिन वह अब ऐसी जगह है कि बारी आने पर बब्बन आसानी से डाल लेगा। नायक के लिए अंतिम गोट ऐसी फंसी है कि रिबाउंड से भी डल सकनी मुश्किल है। नायिका नायक के लिए स्ट्राइकर जमा रही है, उसे बता रही है कि रिबाउंड लेने के लिए कहाँ निशाना साधे। और बब्बन कहता है, अरे किस मरे को समझा रही है इंगल, रिबाउंड की तो भूल ही जाना बहिना। दूसरे जो अनाड़ी हुए हैं ना, उनका स्ट्राइकर रिबाउंड लेने में अपनी तरफ की पॉकेट में जावे हैं। डीडी मेरा यार वो अनाड़ी है कि रिबाउंड लेने में सामने की पॉकेट में डाल देवेगा स्ट्राइकर। नायक अब इस बाजी से संन्यास लेना चाहता है। वह स्ट्राइकर को बेबी के बताए स्थान से हटा देता है और लगभग निर्दोष से उसे अपनी गोट की तरफ दाग देता है और गोटी यहाँ वहाँ टकराई बाईं की ओर की पॉकेट में चली जाती है। बब्बन माथा पीटता है।
बेबी ताली बजाती है। बब्बन कहता है वाह भैया फ्लूक मास्टर। बेबी कहती है मिलाओ हाथ पार्टनर। बेबी अपना हाथ नटखट अंदाज से आगे बढ़ाती है। नायक जानता है कि इसमें या तो पहले एक एक उंगली छूकर झटके से हथेली में हथेली ली जाती है या दूसरे की हथेली को अधर में छोड़ दिया जाता है। उसे डर है कि यहाँ दूसरी बात होने जा रही है, इसलिए वह उंगलियाँ छूने का खेल शुरू होते ही नायिका का अंगूठा पकड़ लेता है। नायिका इस बीच बब्बन से मुखातिब हो जाती है और कहती है कि अब सबको फिल्म दिखाओ। बब्बन मुकरने की कोशिश करता है। नायक इसी इंतजार में अंगूठा पकड़े है कि हैंडशेक पूरा हो जाए। सहसा गुड़िया कहती है गड़ुए की धार दोरे। वह गाती है काज गीत की एक पंक्ति, हम नहीं कंपे बिटिया हमारी, ये तो कंपे है कुसकी डारी रे। नायक ने नायिका का अंगूठा उसी तरह पकड़ रखा है जिस तरह कन्यादान के समय पानी ग्रहण किया जाता है। पिता कुसकुसा लेकर संकल्प उठाता है और घर की औरतें गड़ुए से पानी डालती हैं। गुड़िया हंसती है, बब्बन हंसता है, नायक झेपता है लेकिन अंगूठा नहीं छोड़ता। नायिका मुस्कुराती है और अंगूठा छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। छड़ ठिठका रह जाता है। फिर नायिका एक बार नीचे बोर्ड की ओर देखती है, एक बार नायक की ओर। मुस्कुराती हुई गुड़िया की ओर दृष्टि घुमाती है, उसे जबान दिखाती है, उठती है। अंगूठा छूट जाता है उसका। उल्टी हथेली से मुंह ढांप लेती है, दूसरी हथेली पीछे की ओर पसार देती है, भाग जाती है। नायक देखता है वह पीछे की ओर पसरी गदोली नियोतती या क्या जाने, न ना ना मत आना करती गदोली। हवा में लहराते हुए खुले बाल, अलस डोलते नितंब, झीने गुलाबी ब्लाउज से झांकता कंधे की हड्डी का तिकोना। नायक जानता है कि यह सब धीमी गति में अंकित किए जाने के लिए है ताकि मन के पर्दे पर इस दृश्य में नायिका जमीन से कूदती सी हवा में तैरती सी नजर आए। नायक यह भी जानता है कि दृश्य तभी पूरा होगा जब उस पसरी हुई गदोली की ओर एक विह्वल गदोली बढ़ाए वह स्वयं भी हवा में तीर रहा होगा। तिरूंगा, वह अपने से कहता है, तीर चुका हूँ। वह अपने को विश्वास दिलाता है कभी कहीं कि शराब पीकर लड़खड़ाता प्यार ऐसे ही परम निराधार आत्मविश्वास के सहारे संभलता है। तीसरा पहर। नायक अपनी इकलौती काली गरम पतलून ढीले ढाले लाल पुलोवर के साथ पहने नए हीरो देव आनंद के अनुकरण में बालों की एक ओर से आगे कलगी निकाले तैयार बैठा हुआ है बरामदे में। उसे बब्बन की प्रतीक्षा है। बब्बन ने उसे फौरन तैयार होने को कहा था और अब बब्बन ही नदारद है। बंगले में भीतर लड़कियां तैयार हो रही हैं। नायक उनकी आवाज़ें सुन रहा है और उदास हो रहा है। उसे लगता है कि ब्रा पेटीकोट पहनी, क्लिप काटे, रिबन, रुमाल ढूंढती, हुक बटन लगाती लगवाती, टलकम सेंट छिड़कती एक पूरी रहस्यमय दुनिया है जिससे वह बाहर है। लड़कियों के ही नहीं लड़कों के भी ऐसे तमाम रहस्यमय संसारों से उसने अपने को अलग पाया है। खेल कूद धौल धप्पा करने वाली दुनिया, मौज मजा लूटने वाली दुनिया, नशा करने वाली दुनिया, जुआ खेलने वाली दुनिया, गंदी गालियाँ देने और बातें करने वाली दुनिया। बदतर यह है कि उसने अपने को इन खास तरह के संसारों से ही नहीं दबे ढके मध्यम वर्गीय जीवन संसार से भी अलग पाया है। और कभी कभी तो उसे ऐसा भी प्रतीत होता है, इस क्षण भी हो रहा है कि उसे स्वयं उसके भीतर एक पूरी दुनिया है और इन तमाम और दुनियाओं के संधान में वह उससे भी अलग हो गया है। 5 जनी अब सज धज के बंगले से जा रही हैं। गुड़िया, उसकी बड़ी दीदी बबली, बबली दी की बड़ी बेटी मुनिया, दया और बेबी। स्कर्ट, कार्डिगन, ऊंची एड़ी के सैंडल और पोनीटेल ने बेबी के जिन सिम्मस पक्ष को कुछ और भी उभार दिया है। विचित्र किंतु सत्य कि उसका इस तरह कुछ और जिन सिम्मस नुमा हो जाना, जिन सिम्मस पर अनुरक्त नायक को सुखी करने की बजाय दुखी कर गया है। मानो उसकी यह नायिका भी सिनेमा के पर्दे से चिपक कर अब अलभ्य हुआ चाहती है। नायक उठता है और रेलिंग के साथ साथ चहलकदमी करने लगता है। उसकी नज़र है मोड़ ले लेकर नीचे उतरती अपर चिनामाल पर जिस पर 5 जनी चल रही हैं। वह चाहता है कि उनमें से एक कन्या विशेष ऊपर बंगले की तरफ देखे, लेकिन वह देखती नहीं। अब नायक इधर उधर दृष्टि घुमाता है। चीना पिक से लौटता एक घुड़सवार जोड़ा, कदाचित नवविवाहित, फ्लैट्स में मैच खेलने जाते पब्लिक स्कूली लड़के, ऊपर वाले बंगले में रिकॉर्ड प्लेयर पर अंग्रेजी गाना सुनाती किशोरियाँ टू लव, और यहाँ से वहाँ तक बिखरी यह हरितिमा और उसके मध्य रंग बिरंगी टीन की छतें। नायक को प्रतीत होती है कि इतना कुछ है सृष्टि में, लेकिन मेरे लिए नहीं है। पीछे से आकर बब्बन उसके धौल जमाता है। किसके इंतजार में आहें भर रिया लल्लू? नायक कहता है तेरे और किसके? बब्बन कहता है अभी मैं टिकस निकलवाने चला गया था। बढ़िया खेल है काली घटा, 2 टिकस है, अपन तुपन देख आते हैं। जब वे पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। लिखने पढ़ने वाले नायक को लिखे पढ़े किशोर साहू की यह फिल्म निराशाजनक लगी। बब्बन ने अपनी आदत से लाचार फिल्म पर रनिंग कमेंट्री शुरू की। तब नायक को ठीक ही लगा और वह भी टीका टिप्पणी में जुट गया।
इस किशोर साहू को समझा ले वस्ताद, जब देखो यार मेरा फंटीबाजी में मशगूल रहे हैं। बब्बन कहता है, अबे हीरो है हमारा किशोर। नायक कहता है, हीरोइनियों की सोबत नहीं करेगा तो क्या तेरी तरियों अंडे की टोकनी सिर पर धरे साहब लोगन की कोठियों के चक्कर काटेगा। वस्ताद बिस्कू 2 हीरोइनी, हमको एक भी नहीं। अबे टिश्यूए क्यों बहा रिया है। इन दोनों में से एक जो जरा मरगिल्ली सी है तुझे दिलवा देंगी किशोर से। तब सामने की सीटों पर बैठी लड़कियों में से एक स करके चुप करने का आदेश देती है। बब्बन नायक के कान में मंत्र फूंकता है, एक्सक्यूज मी, टराई कर प्यारे। कितना बब्बन का आज मुदा शरारती नुस्खा है। एक्सक्यूज मी, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में रेजगारी गिरा दो और फिर एक्सक्यूज मी कहकर उसे ढूंढने उठाने में लोगों को छू दो, परेशान कर दो। नायक को संकोच होता है। बब्बन उसे सूली पर चढ़ने को प्रेरित करता है, स्वयं रेजगारी गिराकर, और वह सूली पर चढ़ ही जाता है। जब सामने वाली मिस साहिबा कहती है गवार, बम्बैया बुद्धिजीवी को गवार कहा जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी कहकर नायक सामने वाली सीटों के नीचे रेजगारी ढूंढने लगता है। एक टखना उसके टटोलते हुए हाथों की पकड़ में आ जाता है। टखना अपने को झटक कर अलग करता है। एक गर्दन घूमती है और एक फुफकार सुनाई पड़ता है, बदतमीज। नायक का फर्श पर झुका चेहरा, जिसकी पोर पोर से अब सचमुच एक्सक्यूज में फूट रहा है, सीधा होता है और पर्दे से टकराकर आते प्रकाश में वह देखता है नायिका को, जो कह रही है मार मार सैंडल, और फिर मुस्कुराते हुए वह धमकी अधूरी छोड़ दे रही है। बब्बन कहता है, डीडी तेरे पाँव छूने झुका था। बेबी नायक से कहती है, आयुष्मान। बब्बन ने ही लड़कियों को टिकट ला कर दिए थे, बब्बन ने ही रेजगारी गिराई थी। यह सब जानते हुए भी गुड़िया ने अपने संयुक्त परिवार की परंपरा के अनुसार शो खत्म होने पर अदालत बैठाई, जिसने डीडी को कसूरवार पाया। अभियोग पक्ष यानी बेबी को अधिकार दिया गया कि अभियुक्त के लिए दंड प्रस्तावित करे। स्विस रेस्टोरेंट में सबको डिनर, बेबी सजा सुनाती है। नायक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इतने जनों को डिनर करा सके। उसका मुंह उतर जाता है, लेकिन अपनी लाचारी को हंसी में उड़ाने के लिए वह कहता है, डिनर खिलाने में तो अपनी एक पतलून बिक जाएगी, दिक्कत यह है खरीदेगा कौन। मैं जो बैठी हूँ खरीदने को, नायिका चहकती है। वह अपनी याद दिलाने को पतलून पुरानी बेच गए, नो बहानाबाजी। वह अपनी याद दिलाने को पतलून पुरानी बेच गए, नो बहानाबाजी। बब्बन नायक को बचाता है, डिनर खाओगे, और वहाँ घर में जो तुम्हारे लिए दे आलू में पानी उर्फ ठडवाड़ी और टिक्कड़ बना रखे होंगे, उन्हें कौन खाएगा। तुम्हारे ससुरे। हमारे ससुरे क्यों खाएंगे। देखो बेबी ने कहा, हमारे ससुरों का तो स्विस रेस्टोरेंट अपना ठहरा बल। अरे जल्दी करो हो, जो भी जुर्माना करना है तुमको। बबली दी झिड़कती है। तुम निमजी क्यों जा रही दीदी, गुड़िया पूछती है। जिसे हो रही होगी वो यहाँ खड़े होकर बकबक करने की। बबली दीदी हैरानी व्यक्त करती है, और जैसा भी डिसाइड करते हो जल्दी करो। बब्बन सुझाव करता है, चाट या कॉफ़ी और सैंडविच। बेबी को दूसरा सुझाव पसंद है। बब्बन नायक से दबी आवाज़ में पूछता है, छन इतने पैसे तो है ना। नायक सिर हिलाता है। कैपिटल के रेस्टोरेंट में नायिका के पास बैठकर नायक को बहुत अच्छा लगता है। वह चाहता है कि किसी चमत्कार से बहुत पैसे वाले हो जाए और नायिका को रोजाना महंगे से महंगे होटल रेस्टोरेंट में ले जाया करें। रेस्टोरेंट में नायक ज़्यादा बातचीत दया से करता है। अपराध भाव सा है उसके मन में दया के प्रति। उनकी बातचीत का विषय है तार सप्तक। इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। बिल चुकाने में नायक की जेब खाली हो गई है। टिप की अठन्नी उसे बब्बन से लेनी पड़ी है। 12 वर्षीय मुनिया, जिसका बोलने का अंदाज कतई अपनी माँ बबली दी जैसा है, रेस्टोरेंट से बाहर आकर पहले नायक से सहानुभूति व्यक्त करती है। सिबो डीडी माम तो खक हो गया। फिर आइंदा जानकारी के लिए पूछती है, अच्छा गुड़िया कैंजा, जुर्माना नहीं देने पर क्या होने वाला ठहरा। गुड़िया मौसी बताती है, घर जाकर सब बता दिया जाने वाला ठहरा। नायक देखता नायिका की ओर है, पर कहता गुड़िया से, मुझे तो खुशी तब हो गुड़िया जब तू बेमानती करे। जुर्माना भर दिए जाने के बावजूद घर पर जाकर सब बता दे। नायिका मुस्कुराती है और बेबी के कान में कुछ कहती है। गुड़िया हंसती है और बताती है, बेबी पूछ रही, डीडी दाजू तू क्या सचमुच लाटा है जो घर जाकर खुद नहीं बता सकता। नायक कहता है शायराना अंदाज में, 2 में से एक बात तो होगी, या हम गूंगे हैं या वह बहरे हैं। बब्बन कहता है रामलीला वाली शैली में। इस डायलॉग पर बब्बन तंबाकू वाले 8 आना इनाम देते हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बबली दी टोकती है, छी हो, सिनेमा के बाद भी तुम लोगों ने यह सिनेमा जैसा शुरू कर रखा है। क्यों? गुड़िया कहती है, हमारा डीडी दाजी तो ठहरा ही सिनेमा वाला, तो अपनी बम्बई में ही जाकर हीरो बल यहाँ हमको क्यों दिखा रहा है कौतुक। बेबी गुड़िया से कहती है, इस तरह कहती है कि नायक सुन सके। बबली दी नहीं, इनको जो दिखा रहा होगा कौतुक। हंसती हैं वे दोनों और नायक भी हंसता है।
फिल्म के एक गीत में फ्रांसीसी और हिंदी दोनों के शब्द थे। मिडिल चीना माल से शॉर्टकट लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हुए उसकी चर्चा छिड़ी है। गुड़िया गीत की एक पंक्ति गुनगुनाने लगती है, जिलेम्बू 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 जिलेम्बू। बेबी पूछती है, इस जिलेम्बू का क्या मतलब हुआ? नायक बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नायिका चौंकने का अनुभव करती है और कहती है, मुझसे? वह हंसती हंसती गुड़िया पर गिर जाती है। उसे संभालते हुए गुड़िया नायक पर गिरने लगती है। चट्टानें हैं, उन पर पिरूल है, पाँव यूं ही फिसलता है। गुड़िया के धक्के से नायक लगभग गिर जाता है और अपने को बचाने के लिए नायिका का हाथ पकड़ लेता है। अब स्थिति यूँ है, बचते बचाते भी नायक का घुटना चट्टान से छिल गया है। वह नायिका के हाथ का सहारा लेकर उठ रहा है। नायिका उस पर झुकी हुई है। कराहते हुए नायक सफाई देता है, मैं फ्रांसीसी का मतलब समझ रहा था, वैसे यह गलत फ्रांसीसी है। अब वह नायिका के पास खड़ा हुआ है। नायिका मुस्कुरा कर पूछती है, सही फ्रांसीसी क्या ठहरी? पता नहीं। नायक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, शायद जामेवू। जामेवू का मतलब क्या ठहरा? नायिका पूछती है। मैं तुमसे। नायक वाक्य अधूरा छोड़ देता है। मैं तुमसे। नायिका कुछ इस तरह दोहराती है जैसे वह अध्यापिका हो और नायक छात्र की। शाबाश, यहाँ तक कि ठीक बताया, अब आगे बताओ। नायक चुप लगा जाता है। नायिका कहती है, बताओ बताओ, मैं तुमसे। गुड़िया हंसने लगती है। मुनिया भी, और तो और गंभीर दया के होठों पर भी मुस्कान खिल जाती है। मैं तुमसे क्या? नायिका पूछती है। क्या करता हूँ? भांग की जड़ी करता हूँ, नायक खींच कर कहता है। भांग की जड़ी होने वाली ठहरी फ्रांस में? नायिका पूछती है। उत्तर तुम्हारा गलत जैसा हो रहा है भाई, फिर सोचो। मैं तुमसे। नायक एक गहरी सांस लेकर अपने को संयत करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह तो बहुत बुरी बात ठहरी, फिक्र की बात ठहरी, नायिका बुजुर्गाना लहजे में कहती है। बुरी बात ठहरी तुम्हारी यह बकबक। बबली दी गुस्सा होती हैं। शर्म न लाज नकटक राज, जो मुख में आया कहना न कहना कह दिया। अरे तुम कोई बच्चे जो क्या हो अब? बेबी बबली दी का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तो अभी बच्ची ही हुई ना दीदी, बेबी हुई मैं। उसे डांटो बम्बैया बाबू साहब को। नाम बेबी होने से अब जन्म भर बेबी ही रहेगी तो? बबली दी कहती है। अरे तेरी उम्र में तो मेरी यह मुनिया होने वाली थी। बेबी पूरी मासूमियत से कहती है, तेरी तो शादी हो गई थी बबली दी। सब लोग हंसते हैं। बबली दी पहले मुस्कुराती है और फिर डांटती है, ठहर, आज जाकर मैं कहती हूँ गोदी कह जा से कि अब अपनी बेबी का ब्याह करा दो। तुम कोई नहीं बताओगे, मैं बताऊँगी आज सब बात। चुपचाप ये लोग अपर चीना माल पर ऊपर और ऊपर चढ़ रहे हैं। बाँझ के जंगल के बीच से गुजरता रास्ता, बबली दी के टार्च की मरी मरी सी रोशनी, पेड़ों पर लगी कोई और पथ पर बिछे गीले पत्तों की बोझिल गंध, अंधेरे पर बंगलों की रोशनियों के छींटे, झिंगरों की निरंतर झिंगझिंग और कभी कभी किसी बंगले से नीचे या ऊपर की किसी सड़क से आते किसी सुदूर वार्तालाप के टुकड़े। बबली दी अब भी बीच बीच में लानत भेज रही हैं। मूड बदलने के लिए बब्बन गाने लगता है, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। नायिका केवल गुनगुनाती है। नायक साहस करता है और मुक्त कंठ से गाता है, रात ये बहार की फिर कभी न आएगी। नायक और बब्बन का सामूहिक स्वर, पल दो पल और भी यह समा। नायिका की आवाज़ भी आ मिली है। आवाज़ की त्रिवेणी पर स्वर टकराते हैं, कंपन पैदा होती है और अंधेरे की सतह पर अनुभूति की गहराइयों में। सुन जा दिल की दास्तां गाते हुए नायक का गला भर्रा जाता है। कितना सुंदर यह छड़ है, कितना भंगुर है यह छड़। पानी की टंकी से बंगले की पगडंडी पकड़ते हुए नायक सोचता है, कल सत्यनारायण कथा है और परसों सुबह यह बंगला खाली कर दिया जाना है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सिर्फ मेरा ही घर नहीं है। परसों के बाद अल्मोड़ा में कोई बेबी होगी, बम्बई में कोई डीडी होगा, नायक नायिका नहीं होंगे। पांगर के पेड़ तले बब्बन के साथ एक सिगरेट जल्दी जल्दी फूंकते हुए वह अपने से पूछता है, नायक नायिका नहीं होंगे या कि जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद होकर रहेंगे? संशय के रूप में हो, चुनौती के रूप में हो, प्रेम में याकी से मुक्ति नहीं। खाना खाने के बाद तरुण मंडली बंगले के हाल में जा बैठी। बब्बन ने प्रस्ताव किया है कि चाय पी जाए। घर की चाय पिए बगैर पी जैसी नहीं लगती। लड़कियों ने यह प्रस्ताव हुट कर दिया है। इतनी रात जो बनाता होगा तुम्हारे लिए चाह, दूध भी है जने नहीं। दया उठती है, मैं बना लाती। बब्बन कहता है, जीती रह बेटी। गुड़िया झिड़कती है, इस तरह बेचारी से 24 घंटे काम कराते रहोगे, मर नहीं जाएगी? दया बैठी रहो, कोई बाजी नहीं पड़ रही चाय बनाने की इस समय। दया जबरदस्ती बैठा दी जाती है। तब बेबी उठती है, मैं बना लाऊं? इस पर सब बेबी की खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बनाई चाय हम तो नहीं पियेंगे, और रसोई से तुमने मदद के लिए बुलाया तो हम नहीं आएंगे। नायिका तुनक कर कहती है, मत पीना, मैं तो पीऊँगी। नायक कहता है, मैं भी।
बबली दी की मुनिया ताश की गड्डी ले आती है और एक डबल पैसा चाल वाला फल्लास खेलने की जिद करती है। उसे पता है कि खेलने के लिए पैसे बड़े लोग देंगे और जीत जाएगी तो सारा पैसा उसका होगा, हार जाएगी तो जीतने वाले बड़ों से जितौड़ी लेंगे। बब्बन कहता है छोटा खेल चवन्नी चाल तो रखो। बबली दी कहती है हमें कोई जुआ थोड़ी खेलना हुआ, देखो समय काटना ठहरा और बब्बनों ब्लाइंड भी ज़्यादा झन करना। छोटा खेल है इसलिए बब्बन बोल मोटा रहा है, ब्लाइंड ज़रूर करता है, पत्ता पकाने का लंबा चौड़ा नाटक करता है, मंत्रोच्चार के साथ उन अनदेखे 3 पत्तों को बार बार फेंटता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर मात्र पहला पत्ता देखकर उसे बार बार उंगली से ठीक कर शोर मचाता है। अरे ट्रूमैन जैसा यह क्या होगा? ट्रूमैन यानी जोर देकर, या बड़बाजियों नमस्कार, बड़बाजियों यानी बादशाह, या दुग्गी के नीचे दौलत, या मलका विक्टोरिया की हम पर हमेशा मेहरबानी रहे, या इक्का हो तो चाल करनी ही पड़ती है वरना बेअदबी मानी जाती है। एक पत्ते के बूते पर इतना कुछ बोल लेने के बाद वह चाल बढ़ाकर चलता है, फिर 2 पत्ते देखकर शोर करता है और चाल और बढ़ाकर चलता है, और तीसरा पत्ता वह देखता नहीं। जब ब्लाइंड खुद किया हो तब तीसरा पत्ता आखिर तक देखने की नहीं होती। और आश्चर्य है कि वह खूब जीतता है, या तो दूसरे उससे भिड़ते ही नहीं हैं और भिड़ते हैं तो अक्सर हार जाते हैं। डीडी यह सब जानता है लेकिन इस बाट में वो भिड़ जाता है। हुकुम का इक्का दुक्का तिक्का जो है और मन में सहेज कर रखी है इच्छा भी कि जुआ नशा खिलंदड़ी की दुनिया के इस बेताज बादशाह बब्बन को उसी की दुनिया में नीचा दिखा दे। बब्बन ने कुल एक पत्ता देखा, बड़बाजी उर्फ बादशाह, और वह चाल पर चाल दिए ही नहीं जा रहा है, बढ़ाता भी जा रहा है। डीडी उससे कहता है देख ले अपने पास बहुत बड़ा है। बब्बन मुस्कुराता है, जब तक अपने 10 के इस नोट में कुछ भी बचा है दूसरा पत्ता देखने का सवाल ही नहीं उठता। बेबी 2 कप चाय बनाकर लाई है, वह डीडी के पत्ते देखती है और कहती है हाय गजब, नायक के गले में कुल 54 है। नायिका बबली दी से 5 रुपये उधार लेती है और फड़ में डाल देती है चाल। 5 की बब्बन पूछता है। हाँ नायिका कहती है। तब देखना पड़ गया दूसरा पत्ता। बब्बन कहता है डबल बड़बाजू, जब 2 आए हैं तो तीसरा साथ लाए ही होंगे, तीसरा आमा होगी। बेबी कहती है बब्बन दा हप हो जा, चला जा गड्डी में, यहाँ बहुत बड़ा है। बड़बाजियों लोग एक ही आमा को क्यों लाने लगे और 2 इसमें आ नहीं सकती? बब्बन कहता है इसलिए चाल। वह जेब से निकालकर 5 का एक नोट फड़ कर गिरा देता है। बेबी कहती है इसने तीनों पत्ते देख रखे शायद, या लगा रखे, सो करा लो। लेकिन नायक एक पत्ता खींचकर चाल कर देता है। बब्बन फिर भी चाल करता है, नायक भी बब्बन भी, नायक भी बब्बन भी, नायक भी बब्बन भी। तनाव खत्म करते हुए नायिका कहती है 5 की चाल मैंने शुरू कराई थी, मैं कहती हूँ सो। बब्बन मंत्र पाठ के साथ तीसरा पत्ता सरकाकर देखता है और तीनों पत्ते फड़ पर फेंकते हुए कहता है हम कहते थे ना कि बड़बाजियों जब आते हैं तीनों साथ आते हैं। सलामी निकालो, चरण तक नमस्कार करो। बेबी ट्रेल देखकर कहती है ओ जा, इसने लगा रखी होगी पहले से। बब्बन अपने पिता की कसम खाकर कह रहा है कि मैंने पत्ते नहीं लगाए। बब्बन इस बात के लिए तैयार है, बल्कि उसका आग्रह है कि डीडी 5 की चाल के शुरू होने से बाद के पैसे न दे। किंतु डीडी कमरे में जाकर रुपए लाता है और उधार चुकाता है। वह खेल से अलग होकर चाय पीने लगता है। चाय को इतनी खराब बना सकता है इसकी कभी उसने कल्पना नहीं की थी, लेकिन वह उसे सुलगता जाता है। बेबी अपने कप में से एक घूंट लेती है और बहुत ही गंदा मुंह बनाती है। वह उस घूंट को थूक देती है और कहती है छी, मैंने शायद किसी जूठे बर्तन में पानी उबाल दिया है, इसमें तो घी हल्दी मिर्च सभी का स्वाद आ रहा है। फिर नायिका नायक की ओर देखकर कहती है ये जाने कैसे पी ले रहा होगा। नायक कहता है हमें इन मामलों में नखरे सीखने का कभी कोई मौका जो नहीं मिला, जो मिले सो खा लो, यही सुना है बचपन से। बबली दी कहती हैं सिबो ऐसा तो हुआ, खैर कम जो दुख थोड़ी उठा रखे हैं डीडी ने। एक ही हाथ में लगभग 30 रुपये हारा नायक यूं ही सहीदाना मूड में था। इस सहानुभूति से और भी सहीदाना हुआ जाता है। फल्लास उस लंबी हार जीत के बाद जम नहीं पा रहा है, इसलिए लोग बाग सिबो सिबो खेल खेलना चाहते हैं। डीडी आदर्श पात्र है। इसमें साधारण हैसियत के मध्यम वर्गीय लोग अपने से भी अधिक खस्ताहाल किसी उपस्थित अथवा अनुपस्थित रिश्तेदार को चुन लेते हैं और उसकी दुख गाथा का विशद निरूपण स्वयं करते हैं अथवा उससे करवाते हैं। बीच बीच में सभी कहते हैं सिबो सिबो, बेचारा बेचारा। अनाथ डीडी की दुख गाथा इतनी बार सुनाई जा चुकी है कि अब रिश्तेदार अपनी अपनी पसंद के मुताबिक फरमाइश कर पाते हैं कि अमुक प्रसंग सुनाया जाए। डीडी जानता है कि यह सहानुभूति झूठी है और अगर खरी भी है तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है उसका, किंतु उसकी आत्मा इसी करुणा पर वर्षों तक पली है और अब भी इस खुराक के लिए ललक जाती है।
तो नायक घाव प्रदर्शन की फरमाइशें पूरी करने में जुट जाता है और बीच बीच में नायिका की ओर देख लेता है। दुखों का वर्णन करने की उसकी एक खास शैली है जिसमें पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किस्मत में यही था। बाबू मेरे नारों वाले भाव निहित है, नितांत प्रभावप्रद सिद्ध होती आई है। डीडी की यह शैली खासकर स्त्रियों पर दुर्भाग्य की वे सुनकर इतनी विह्वल हुई है कि उनके मुंह से यही निकला है, संसार तेरे लिए आपके लिए कितना निर्दय रहा है बेटा भाई साहब। गुड़िया पूछती है, वह क्या हुआ था डीडी दाजू, तू कहीं खेत चरने गया था? मुनिया कहती है, ऐसा जो थोड़ी, मामा 2 दिन का भूखा था। अरे क्या छोड़, नायक कहता है पर छोड़ता नहीं। मैं तब 12 साल का रहा होऊंगा। मुरली मम्मा के यहाँ रहकर पढ़ता था। रामपुर में मम्मा रात चले गए अपने गांव पे लिखा। मम्मा ने कहा था मामी से इसे दे जाना कुछ पैसे, नहीं दे गई, भूल गई शायद। रसोई और गोदाम दोनों में ताला लगा गई। 3 दिन लगातार भूखे रहकर मेरा बुरा हाल हो गया। मैं पैदल 4 मील चलकर बिंदेश्वरी प्रसाद जी की कोठी में पहुंचा सुबह सुबह। मेरी किस्मत उन लोगों का उपवास था और तो और बच्चों ने भी बड़ों को देखा देखी व्रत कर रखा था। चाय मिली, एक टुकड़ा बर्फी का मिला। भूख और भी भड़क गई इस छींटे से। बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने कोठी के पीछे की ज़मीन में खेती कर रखी थी। मैं खेतों में चला गया। लोबिया लगी हुई थी। मैं खेत के बीच में छिपकर खाने लगा फलियाँ। पास ही एक मरियल गाय भी यही काम कर रही थी। मैं मज़े से खा रहा था। नायिका ने हंसना शुरू कर दिया है। अन्य श्रोता करुण प्रसंग का अंत जानते हैं, इसलिए गंभीर होकर सुन रहे हैं। दया नहीं जानती है, फिर भी लगभग रुआसी होकर सुन रही है। मैं मज़े से खा रहा था। नायक बात पूरी करता है, तभी खेत में जानवर की खड़पड़ सुनकर पट्टीदार आया, डंडा घुमाते हुए। उसकी नज़र से बचने के लिए मैं और भी दुबक गया। नतीजा यह हुआ कि वह मुझे ठीक से देख नहीं पाया और गाय के साथ साथ मुझे भी एक डंडा पड़ गया। नायिका जोर जोर से हंस रही है। दया की आंखें छलक आई हैं। नायक नायिका की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान है, दुखी है। मजनू अपना पिटा खूब है जिंदगी में, बब्बन कहता है, लेकिन उसके स्वर की खिलंदड़ी में थोड़ी हमदर्दी भी मिली है। परार के साल दिल्ली में भी तो पिट गया था। क्या झमेला था वह डीडी। लेकिन डीडी सुनाने के मूड में नहीं था। वह खिलखिलाती बेबी को देख रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं, नायक नायिका कहती है। हंसूं नहीं तो और क्या करूं। मैं होती मामी की चुटिया घंगोड़ रखती। विंदेश्वरी प्रसाद जी से कहती, आप लोगों ने व्रत रखा है तो क्या पकाओ मेरे लिए कुछ। और जिसने वह डंडा मारा, मैं उसका डंडा छीनकर 2 उसके मार रखती। अब सुनाते क्यों नहीं जो बब्बन दाजियो सुनाने को कह रहा। नायक नहीं सुनाता। गुड़िया चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है, वह ऐसा हुआ शायद डीडी दा बम्बई जाने से पहले दिल्ली गया एक बार। इसे क्या जो नाम कहते हैं, कौन जो है वह, आज्ञा अज्ञेय। नायक निरपेक्ष स्वर में कहता है, हाँ अज्ञेय ने बुला रखा था। बुला नहीं रखा था, मैंने ही लिखा था। मैं आना चाहता हूँ नौकरी की तलाश में। गुड़िया चुप हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद डीडी अब सारा किस्सा सुना देगा, लेकिन नायक चुप रहता है। सुनाओ भाई, बबली दी कहती है। तू सुनाता है भले गुड़िया, इतने सुनने को बैठे रहे यहाँ, फैन ठहरे तेरे सब। सुनाना क्या है, डीडी जल्दी जल्दी गोली दागती चली जाने वाली मशीन गन की तरह जुमले दागता है। मैं फौज स्क्वायर मालूज वाले हेमदा के पास रुका। वह खुद किसी के साथ रहते थे। गर्मी के दिन थे। मैं बाहर लान पर सो रहा था, एक खाट डालकर। एक रात में पेशाब करने उठा, आकर लेट गया। कुछ आवाज़ें सुनाई दी। फिर 2 क्वार्टर छोड़कर रहने वाला मुस्टंडा लड़का अपनी छोटी बहन के साथ मेरी खाट के पास आ गया। उसने बहन से पूछा, यही है ना? बहन ने निगाह फेर कर कहा, हाँ। मुस्टंडे ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। अरे क्यों, नायिका पूछती है। नायक चुप रहता है। वह ऐसा था शायद, गुड़िया कहती है। मुस्टंडे की बहन का पड़ोस वाले लड़के से कुछ चला हुआ था। नायिका नायक की ओर संकेत करके निगाहें सवालिया बनाती है। मुझसे नहीं, नायक कहता है। वह एक लोफर टाइप लड़का था जो रोज रात को मुस्टंडे की बहन के पास आकर सो जाता था। ऐसा जो था वह जरूर कोई और रहा होगा। नायिका सहमत होती है। गुड़िया को यह चुहलबाजी पसंद नहीं। वह किस्सा स्वयं पूरा करती है। उस रात लड़की की माँ की नींद खुल गई। कहा उसने कोई आता देखा तो पूछा कौन। लड़का पीछे छुप गया और लड़की ने कह दिया डीडी दा आया था, मेरे कंगन उतारने की कोशिश कर रहा था। उसका देखा जो ठहरा कि डीडी दा उठकर गया था अभी अभी। वे लोग डीडी को तो जेल भिजवाने के चक्कर में थे। बब्बन ने कहा लेखक वेखक है, यह सब तो उनके समझ में आता नहीं था। यही जानते थे कि बेरोजगार है। बेरोजगार आदमी चोरी की कोशिश कर ही सकता है। सिबो बबली दी ने कहा हेमदा नाइट शिफ्ट में गया हुआ था बल। जब लौटा तब भी कुछ खास नहीं पाया। क्या कहता है, वह खुद नया नया आया ठहरा वहाँ। वह तो कहो डीडी दा की किस्मत से। तभी गुड़िया बोली,
तू चुप रहो, बबली दी ने कहा। मुरादाबाद से मुनिया के डैडी पहुंच गए हैं। अपना पराया समझने वाले ठहरे और इतने को पुलिस वाले ठहरे तुम्हारे भीजू। डैडी ने बहुत डांटा मुस्टंडे को। मुनिया ने कहा, है ना मम्मी? अरे उनका गुस्सा कौन नहीं जानने वाला ठहरा, बबली दी बोली। और बाद में ना हेमदा बता रहा था वह लड़की उस लोफर के साथ भाग गई। बल, मुनिया ने कहा। नायक नायिका इस बीच एक दूसरे को अपलक देखते रहे हैं। मार दो जोक, नायक चुनौती देता है। कह दो क्या करती बेचारी, डीडी भगाकर ले ही नहीं जा रहा था। नायिका हंसती है। ऐसा जो क्या, मैं कहूँगी क्या करती बेचारी, घोड़े की जीन तो नहीं ठहरी। पता नहीं है क्या कहती है पगली, बबली दी बोली। इसमें घोड़े की जिन कहाँ से आ गई देखो, जिन से मस्त, नायक झिड़क कर कहता है। नायिका अपने मुंह नाक को, उन मुंह नाक को जिसने नायक को जिन से मस्त की याद हो जाती है, खरगोश की तरह हिलाती है और फिर कहती है। जिन और नाक से उड़क कर नाम पूरा करती है सिम्मस। यह अदा उसने फिल्म बरसात से सीखी है। स्थिति के तनाव से बेखबर मुनिया कहती है, डीडी मामा को बचपन में बंद भी तो कर देते थे ना, वह भी तो जेल ही हुई। सिबो, बबली दी कहती और फिर आवाज़ को थोड़ा नीचा करके किसी से न कहना वाले अंदाज में तर्जनी उठाकर कहती है, दुर्गुली बूबू, उनको होने वाला ठहरा भाग जाएगा करके बदनामी तो होगी, मुफ्त का नौकर भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जब कहीं जाने वाली ठहरी, इसे बंद कर जाने वाली ठहरी, या खिड़की में खड़ा हुआ देखते रहने वाला ठहरा, बब्बन जाकर इससे बात करने वाला हुआ। फिर हमी ने कहा बूबू से, हमी ने तो भिजवाया इसे इलाहाबाद, बड़ा मज़ा आता होगा इतनी बड़ी कोठी में अकेले बंद होकर। नायिका कहती है। बबली दी मुँह मटकाती है। कोठी दुल बुगुर्बू के पास तो कोठरी जैसी थी, तो भी मज़ा आता होगा। मुझे बंद कर जाती दुर्गुल फुरगुल, मैं उसकी एक एक चीज़ फाड़ तोड़ रखती मज़े से। नायक चीख कर कहता है, हाँ मज़ा आता था। और इलाहाबाद में जब पियक्कड़ पूरनदा बिना किसी बात मुझे बेत से मारते थे और हाथों में नील उभर आती थी, तब भी मज़ा आता था। अभी यह बताएंगे कि कैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि कार्ड राय की पतलून पहनूं, और जब बबली दी वाले भिंजू ने मुझे कार्ड राय का पीस ला कर दिया जनेऊ पर, तब उससे पतलून मेरे लिए नहीं, पूरनदा के बेटे के लिए बनी और मुझे बहुत मज़ा आया। नायक का कंठ भर्रा उठा। अपने को संयत करते हुए वह कहता है सीधा नायिका से, सुन लो अच्छी तरह, ऐसे ही मज़े लेते कटी है मेरी ज़िंदगी, और जो इस बात से जल रहे हैं उन्हें मैं मज़ा चखा कर रहूँगा। नायक अपनी जेबें टटोलता है, सिगरेट नहीं है। बब्बन उसे पैकेट थमा देता है। नायक बुदबुदाता है, गुड नाइट स्वीट प्रिंसेस, कुछ इस तरह मानो यह भी एक गाली हो, और कदम पटकता सा तेजी से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकालते ही उसकी चाल मंदी पड़ जाती है। वह चाहता है कि बब्बन उसे मनाने समझाने बाहर आए। बबली दी की आवाज़ सुनाई देती है, सिब्बो, डीडी मूडी ठहरा, उसे चिढ़ाया क्यों? फिर बब्बन की आवाज़, जाऊँ देखूँ क्या कर रहा है। सूर्या ठहरा कहीं इसी समय तल्ली ताल न चल दे। और अंत में बेबी की आवाज़, तू यहीं रह, मुझसे नाराज़ हुआ, मैं जाऊँगी मनाने। नायक रेलिंग की जगह अब चीना माल से मिलने वाली पगडंडी का रुख करता है, मानो सचमुच ही तल्लीताल जा रहा हो। नायिका दौड़ पड़ती है। नायक कदम तेज करता है, लेकिन दौड़ना उसे अशोभन मालूम होता है। पागर के पेड़ तले नायिका नायक को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है डीडी? नायक धुएं का एक छल्ला बनाता है। खूब रिसा रहा ना मुझसे? नायक धुएं का एक और छल्ला बनाता है। वह नायिका की ओर नहीं देख रहा है। उसकी दृष्टि पागर के पत्तों के पार आसमान में कुछ खोज रही है। मुझे मार, क्यों? रीस निकल जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं है, झूठ हो भी तो मारपीट थोड़ी की जाती है। शेष कहानी अगले भाग में।